गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा चलिए, हाँ हम लोगों ने कल क्या क्या कर लिया था, कौन कौन से पॉइंट कवर कर लिए थे, और कल की क्लास में कोई डाउट तो नहीं? मैंने कुछ लिखने को बोला था आप लोगों से। सर लिख लिया है मोस्टली। सर थोड़ा सा कंक्लूजन अभी नहीं लिखा है, लिख के फिर अभी थोड़ी देर में क्लास के बाद मतलब डाल दूंगी। ठीक है। सर मैंने भेजा है सर हाँ आपको। पवन जी, आपको मैंने देखा, मैं भेजा है। ठीक है। बाकी लोग भी जिन्होंने देखी रिकॉर्डेड क्लास या लाइव में भी थे, प्लीज भेजिए लिख के, है ना? ठीक है, आगे चलते सर हैं। किस पे लिख के भेजना है? आप व्हाट्सएप पर ही भेज दीजिएगा। ओके सर, ओके सर। हाँ जी। ठीक है। कल वाली क्लास देख ली आपने अवधेश जी? देखे हैं सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं कल वाली क्लास में? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, और लिख के भेज देंगे अब व्हाट्सएप पे। ठीक 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 ठीक। ओके सर। हाँ जी। चलिए, तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे जो भारतीय संस्कृति है उसकी विशेषता, बाकी सारे टॉपिक्स पॉइंट्स हम लोगों ने इसका कवर कर लिए थे, और विशेषता में हम लोगों ने देखी थी कि विशेषताओं में क्या क्या है। विशेषताओं में हम लोगों ने देखा था कि भारतीय जो संस्कृति है वो प्राचीन है, भारतीय संस्कृति में निरंतरता है, भारतीय संस्कृति में जो है वो एक अ, आध्यात्मिकता और किसका संगम है, भौतिकता का। भौतिकता का सर। ठीक है। जिसमें से विविधता में एकता का मतलब क्या था, और विविधता में एकता का जो बेसिकली, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अतुल जी। ठीक है। जी सर। हाँ कल की क्लास देख ली आप लोगों ने? सर अभी नहीं देखी है सर, देख लूंगा सर आज। तबीयत आपकी ढीली लग रही है। नहीं सर, तबीयत ठीक है सर, थोड़ा गर्मी ज्यादा पड़ रही है, कल लाइट सर थी, फोन नहीं चार्ज था, इसलिए क्लास नहीं अटेंड कर पाया। अच्छा कोई बात नहीं। तो विविधता विविधता में एकता हम लोगों ने देख ली थी, इसके कारण क्या है विविधता में एकता के, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोगों ने देख लिया था। प्राचीनता वाला पॉइंट कवर कर लिया था हम लोगों ने, निरंतरता वाला कवर कर लिया था, है ना? ठीक है। अब आगे अगर हम लोग देखें तो भारतीय संस्कृति की जो अगली विशेषता है वो विशेषता में क्या है, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब है यूनिवर्सैलिटी, है ना? यूनिवर्सैलिटी सार्वभौमिकता का मतलब है। अब सार्वभौमिकता देखिए, कुछ भी अगर हम भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय सभ्यता के बारे में बात करें, तो वहां पर एक चीज, ये बात मैंने कल भी बार बार बोली थी, और ये बात मैं आज भी बार बार बोलूंगा, और बार बार ये चीज रिपीट होगी। रिपीट का मतलब क्या है, जो हमारी संस्कृति में एक मूल तत्व है वसुधैव कुटुंबकम का। हम लोगों ने अभी G20 समिट देखी थी, और G20 समिट में आप लोग, मुझे ये आप लोग अभी प्लीज, आप आपके कैमरे ऑन है कुछ लोगों के, प्लीज ऑफ कर लीजिए। ठीक है। तो उसमें जो G20 समिट थी, उस G20 समिट का जो ध्येय वाक्य था वो क्या था, किसी को याद है, जो इंडिया में हुई थी? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। प्रणाम रविशंकर जी। तो यही मूलभूत चीज है हमारी भारतीय संस्कृति की, जो उसको दुनिया भर में सबसे अलग और सबसे यूनिक बनाता है, और यही चीज सार्वभौमिकता भी आती है। ठीक। हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ और चीजें, जैसे सह अस्तित्व की भावना। ठीक। सह अस्तित्व की भावना, सहिष्णुता की भावना, शांति की भावना, सबको साथ लेके चलने की भावना, और इसी से बनता है क्या, वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व ही हमारा घर है, यानी कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। और सार्वभौमिकता का जो विशेषता है वो भी यहीं से निकलती है, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति का जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, जो एटीट्यूड है, वो कैसा है, वो वैश्विक है। ठीक। और ये जो सूक्ति है, ये सूक्ति भी इसी की बात कर रही है, वैश्विक दृष्टिकोण है। हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास करते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में ही समाहित है, इसमें ही इंक्लूडेड है किस चीज की भावना, को एग्जिस्टेंस की भावना। को एग्जिस्टेंस का जो भावना है वो भी, यानी कि जो सह अस्तित्व की भावना है, वो इसी में
समाहित है। ठीक, और इसकी वजह से हम जो है वो केवल भौगोलिक और राजनैतिक सीमा में ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। ठीक, जवाहरलाल नेहरू जी का जो पंचशील का सिद्धांत है वो पंचशील का सिद्धांत भी इसी से रिलेटेड है, उसमें भी सह अस्तित्व की भावना ही समाहित है। ठीक है, और भारत के बाहर तो है ही, भारत के अंदर भी हम लोगों ने कल देखी थी कितनी विविधता है हमारे देश में, भौगोलिक विविधता है, रेशियल डाइवर्सिटी है, अलग अलग रेस के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग खान पान शैली वाले, जीवन शैली वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। और ये इसीलिए एक साथ रह पाते हैं, क्यों? क्योंकि हम सार्वभौमिकता में विश्वास रखते हैं, हम सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। ठीक, और हम ये देखते हैं कि हमारा जो देश है, इस देश में बहुसंख्यक कोई भी हो, अल्पसंख्यक कोई भी हो, लेकिन हमारे देश का जो मूलभूत सिद्धांत है, जो हमारे संविधान में भी दिखाई देता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिखाई देता है, वो क्या है? वो है पंथ निरपेक्षता। ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग पहचान के लोग भारत में साथ साथ रहते हैं। भारत के जो ये पहचान है, ये भारत के अंदर और भारत के बाहर भी है। ठीक है, कि यहाँ पर सह अस्तित्व की, सार्वभौमिकता की, सहिष्णुता की भावना हमारे जो संस्कृति है उसकी एक विशेषता है। ठीक, और क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास रखते हैं तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो वैश्विक है, और इसी से ये जो सार्वभौमिकता की विशेषता है वो निकल के हमारे सामने आती है। ठीक, अगला जो विशेषता है वो है हमारे देश की संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में अध्यात्म और जो भौतिकता है उसका समन्वय, कोऑर्डिनेशन। किसके बीच में कोऑर्डिनेशन? स्पिरिचुअलिटी और मैटेरियलिज्म, इनके बीच में भारतीय संस्कृति में एक कोऑर्डिनेशन है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका एक प्रधान गुण ये माना जाता है कि वो भौतिक और आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल और मटेरियल जो भी एलिमेंट्स हैं उनको साथ साथ लेकर चलती है। हम अगर अपने इतिहास की बात भी करें, अपने जो प्राचीन काल की बात करें अगर, तो हम अगर देखें अपने वैदिक काल को, तो वैदिक काल में जो हमारे वैदिक साहित्य है उसमें मानव के 4 पुरुषार्थ बताए गए। ये 4 पुरुषार्थ क्या हैं? ये 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक, इन 4 पुरुषार्थों में भी आपको एक बैलेंस देखने को मिलेगा, किसके बीच का? स्पिरिचुअलिटी और मैटेरियलिज्म का। जहां पर धर्म और मोक्ष किस एस्पेक्ट को दिखा रहे हैं? स्पिरिचुअलिटी को। वहीं अगर हम अर्थ और काम की बात करें तो ये कौन से एस्पेक्ट को दिखाते हैं? मैटेरियलिज्म को दिखाते हैं, भौतिकता को दिखाते हैं। तो हमारा तो जो हमारे जो वैदिक साहित्य है, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं भारत के और दुनिया के भी प्राचीनतम ग्रंथों में हैं, उनमें जो हमारे पुरुषार्थ बताए गए हैं उनमें भी बैलेंस बना के रखा गया है स्पिरिचुअलिटी और मैटेरियलिज्म का, और धर्म अर्थ काम मोक्ष की ये अवधारणा भी इसी बारे में बात करती है। वहीं अगर हम बात करें तो हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं और उसके बाद भी जो दूसरी स्मृतियां वगैरह आई हैं, जो हमारे पुराण हैं, ब्राह्मण हैं, उपनिषद हैं, और उसके बाद भी अलग अलग जो हमारे जो दृष्टा हुए उन्होंने अलग अलग बातें लिखी हैं, और उसमें अगर हम देखें तो एक अवधारणा मिलती है 4 आश्रमों की। 4 आश्रमों की अवधारणा देखने को मिलती है हमारी भारतीय संस्कृति में। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम।
क्या ये जो 4 आश्रम है, जो जीवन के 4 पड़ावों को, जीवन के 4 स्टेजेस को दिखाते हैं कि पहले 25 साल तक मनुष्य को ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, फिर अगले 25 साल गृहस्थ का, फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम का, और फिर अंत में संन्यास आश्रम का जो है वो पालन करना चाहिए। तो ये जो चीज है, इसमें आपको क्या कोई बैलेंस देखने को मिल रहा है मानव जीवन में अध्यात्म और भौतिकता का समन्वय स्थापित करने के लिए? क्या इन आश्रमों में भी इस बात का ध्यान रखा गया है? ब्रह्मचर्य के समय क्या काम करना बताया गया है? विद्या का अध्ययन करना। विद्या का अध्ययन करना, वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, गुरुकुल में रहना और वेदों का ज्ञान प्राप्त करते थे। आज की अगर बात करें तो शिक्षा प्राप्त करना। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति विवाह कर लेता है और अपने गृहस्थ धर्म का पालन करता है। वानप्रस्थ आश्रम में उसके बाद की हमारे पास अवस्था आती है, और संन्यास आश्रम में व्यक्ति से कहा जाता है कि अब आप मोक्ष की कामना करें, जीवन के चक्र से मुक्ति की कामना करें। तो यहां पर भी अगर देखा जाए तो गृहस्थ आश्रम बेसिकली किस चीज से संबंधित है? भौतिकता से संबंधित है। वहीं ब्रह्मचर्य और जो संन्यास आश्रम है वो किससे संबंधित है? स्पिरिचुअलिटी से संबंधित है। जहां ब्रह्मचर्य के समय हमको वेदों का अध्ययन करने के बारे में कहा गया है और ये कहा गया है कि हम ज्ञान प्राप्त करें, वहीं वानप्रस्थ आश्रम में हम लोगों को क्या पढ़ने को बोला गया है और संन्यास आश्रम में क्या पढ़ने को बोला गया है? उपनिषद और अरण्यक वगैरह, ब्राह्मण वगैरह पढ़ने को बोला गया है, जिससे कि हमारा जो अगला जीवन है, जो मृत्यु के बाद का समय है, वो जो पारलौकिक जो जीवन है हमारा, वो सुधर सके। तो फिर से यहाँ पर क्या आ जाती है? स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, आध्यात्मिकता आ जाती है। तो ये जो चीजें हैं, ये भारतीय संस्कृति में गहराई तक बैठ सकें, गहराई में जा सकें, उनका पालन किया जा सके, ये हमको सिखाया गया है इन सभी चीजों के द्वारा। तो भारतीय संस्कृति में इन सब चीजों के द्वारा एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है। किन चीजों के बीच में? भौतिकता के बीच में और आध्यात्मिकता के बीच में। एक तरफ अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति में जहां शांति और अहिंसा की बात की गई है, अगर हम वैदिक काल से आगे चले और महाजनपद काल की बात करें तो महाजनपद काल और उसके आसपास का जो काल है उसमें हमको 2 चीजें देखने को मिलती हैं, 2 महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। कौन सी 2 महत्वपूर्ण घटनाएं? पहली घटना तो ये है कि एक तरफ तो नगरीकरण हो रहा है, जिसको हम दूसरा नगरीकरण बोलते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक, ये दूसरा नगरीकरण किस चीज का उदाहरण है? भौतिकता का। और यही इसी काल में हमारे पास बुद्ध आते हैं। इसी काल में हमारे पास कौन आते हैं? महावीर आते हैं। और ये जो बुद्ध और महावीर हैं, ये किस चीज की बात करते हैं? अगर हम इनको देखें तो ये अध्यात्म की बात करते हैं। ये हमारे पास सत्य की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, निर्वाण की बात करते हैं। तो ये जो पीरियड है, यहां पर भी आपको प्रॉपरली देखने को मिलेगा कि हमारा जो समाज है उसमें 2 चीजें, 2 चैनल्स साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ जहां भौतिकता साथ साथ चल रही है, वहीं उसके साथ पैरेलल में क्या चल रहा है? बुद्धिज्म का उदय हो रहा है, जैनिज्म चल रहा है। यानी कि दोनों चीजें को एग्जिस्ट कर रही हैं और समन्वय के साथ चल रही हैं। आपने देखा होगा उस समय के बहुत सारे शासक जिन्होंने बुद्धिज्म को, जैनिज्म को अपना राजधर्म घोषित किया। वहीं हम अपना अगर उदाहरण देखें तो अशोक हमारे सामने उदाहरण के रूप में आता है, जिसने कलिंग युद्ध के बाद अपने राज्य को भी अच्छी तरीके से चलाया और साथ ही साथ उसने अध्यात्म यानी कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी किया और दुनिया भर में अपने जो मैसेंजर्स हैं वो भेजे। ठीक है, और वो एक बहुत अच्छा उदाहरण के रूप में उसका शुरुआती जीवन भले ही कैसा रहा हो, उसका शुरुआती जीवन वो भले ही कितना क्रूर रहा हो, भले ही उसको चंड अशोक के नाम से पुकारा जाता रहा हो, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और वो एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने निकल के आता है उस व्यक्ति का जिसने धर्म, जिसने अध्यात्म और भौतिकता के बीच में एक समन्वय बनाया, स्थापित किया। और ऐसे ही अगर हम और आगे चलते हैं तो अकबर दिखाई पड़ता है हमको।
क्या अकबर के जीवन को हम अध्यात्म और भौतिकता के एक समन्वय के उदाहरण के रूप में ले सकते हैं? ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ठीक है ना, बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर हम आज के जमाने की बात करें तो आज भी हम अपने जीवन को, खुद को ही देख लें, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो भगवान के पैर छू के जाते हैं, ऊपर वाले से दुआ मांग के जाते हैं। ठीक है, तो आज भी हम देखें तो हमारे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में भी, जहां एक तरफ भौतिकता है वहीं दूसरी तरफ अध्यात्म भी है। हम ना तो केवल पूरी तरीके से भौतिक हैं और ना ही पूरी तरीके से आध्यात्मिक हैं। अगर हम पूरी तरीके से आध्यात्मिक है तो फिर हम सन्यासी हो जाएंगे, लेकिन अगर हमको एक सामान्य जीवन जीना है तो हमको दोनों के बीच में बैलेंस बनाना होता है। और ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस हमारी संस्कृति हमको सिखाती है, और हमारी संस्कृति में ये बैठा हुआ है कि इंसान को स्पिरिचुअलिटी और मैटेरियलिज्म के बीच में एक संतुलन स्थापित करते हुए चलना चाहिए, और ये एक विशेषता है भारतीय संस्कृति। क्लियर ये पॉइंट? समझ में आ गया आपको ये बात? सहमत है मेरी बात से? यस सर। ठीक है, तो अगर ये जो विशेषताएं हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, कल से लेके आज तक 5 विशेषताएं लगभग हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, इन पर अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लिख लेंगे ना? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं एक पॉइंट और, इस पर क्वेश्चन आया है इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति, जैसा मैंने अभी कहा कुछ देर पहले कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो केवल भारत देश की राजनीतिक, यानी कि जो पॉलिटिकल और जो एक ज्योग्राफिकल जो एक लिमिट है, जो सीमा है, जो बाउंड्री है, उस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, ये इसका जो एक्सपेंशन हुआ है, इसका जो प्रचार हुआ है, जो प्रसार हुआ है, वो भारत के बाहर भी हुआ है, विदेशों में भी हुआ है। तो भारतीय संस्कृति का जो ये विदेशों में प्रसार हुआ, एक्सपेंशन हुआ, इसके बारे में सवाल आया है एक बार। यूपी में तो नहीं आया है ये सवाल, बेसिकली यूपीएससी में पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति के विदेशों में प्रसार के क्या कारण है ना, यानी कि जो एक्सपेंशन हुआ है इंडियन कल्चर का इंडिया के बाहर, उसके क्या कॉजेज हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे लिस्ट करने को कहूं 2 या 3 कारण जिन वजहों से जो इंडियन कल्चर है वो इंडिया के बाहर उसका एक्सपेंशन हुआ है, तो क्या कारण आपको, किन चीजों का रोल यहां पर लगता है कि किन चीजों के रोल की वजह से वो बाहर एक्सपैंड हुई, उसका एक्सपेंशन हुआ? बताइए, कोई भी बताए। तो पहली बात तो वास्तु कुटुंबकम की भावना भारतीय संस्कृति में विद्यमान है, इसलिए स्वाभाविक हुआ है। अवधेश जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं हुई। और कोई? सर प्राचीन काल से धर्म के जी सर। प्रचार के लिए बाहर जाते रहे हैं। सर आवाज नहीं आ रही है? अभी अभी आ रही है अवधेश जी आपकी आवाज। हाँ नीरू जी बोलिए, बिल्कुल सही बोला आपने। और व्यापार वगैरह के लिए जो बाहर गए लोग, तो उसकी वजह से आज के हाँ टाइम में तो वैश्वीकरण की जो स्थिति है उसकी वजह से ठीक है, आदान प्रदान होता है, तो उससे भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हम देखते हैं कि अभी जो कुछ त्योहार जो पहले मतलब जैसे भारतीय राज्यों के त्योहार हैं, जैसे छठ पूजा है, तो अभी हम देखते हैं कि बाहर विदेशों से, अमेरिका से, कनाडा से, वहां से उसके सेलिब्रेशन की पिक्चर्स आती हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो इंडियन डायस्पोरा है वो दुनिया भर में जाके फैल गया, और जहां जहां इंडियन लोग गए उन्होंने अपनी संस्कृति को वहां पर छोड़ा नहीं, अपनाया हुआ है, तो ये चीजें ग्लोबलाइज बेसिकली हो गई, है ना। और हम अभी देखते हैं कि जैसे अमेरिका वगैरह देश हैं, ये लोग भारत भारत के त्योहारों के लिए अपने यहाँ जो छुट्टी है उनको क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, दिवाली की छुट्टी वो लोग दे रहे हैं। तो ये क्या है, यही चीज दिखाता है कि जो इंडियन कल्चर है वो ना केवल इंडिया के बाहर फैला, बल्कि उसको इंडिया के बाहर जो नॉन इंडियंस है उनके द्वारा भी इंपॉर्टेंस दी जाती है और दी जा रही है ना। ठीक है, तो बिल्कुल सही। अगर हम देखें तो ये जो चीज है केवल आज से ही नहीं है, बल्कि ये चीज एंशियंट टाइम से चल रही है।
प्राचीन काल से चल रही है। और हमारे सामने सबसे पहला एग्जाम्पल जो निकल के आता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से निकल के आता है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बेसिकली क्या थे, ट्रेडर थे। और ये अपनी चीजों का दुनिया भर के अलग अलग जगहों पर एक्सपोर्ट करते थे, वो चाहे इजिप्ट हो आज का जहां पर मेसोपोटामिया थी, ठीक है, वो चाहे हमारा ये जो अरब कंट्री जो जहां पर हम मगन वगैरह, बहरीन वगैरह की बात करते हैं, वहां पर चीजों को एक्सपोर्ट करते थे। तो ये जो व्यापार है, ये व्यापार आज से नहीं बल्कि एंशियंट पीरियड से चल रहा है, प्राचीन काल से चल रहा है। और इसकी वजह से लोगों का भारत के बाहर आना जाना हुआ। और जब लोगों का भारत के बाहर आना जाना हुआ, भारत से जब भी बाहर जाएंगे तो वो भारतीय संस्कृति को अपने साथ लेकर जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों की वजह से प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति भारत की सीमा को लांघ कर भारत की सीमा के बाहर पहुंची। और इस वजह से अलग अलग जगहों पर जहां पर भी ये लोग गए, वहां पर इन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रसार किया। इसके अलावा हम लोग एक चीज और देखते हैं कि जो विदेशों से जो भारत में दूत आते रहे हैं, विदेशों से भारत में जो यात्री आते रहे हैं, वो चाहे फाहियान हो, वो चाहे इत्सिंग हो, वो चाहे मेगस्थनीज हो, या कोई भी डायनोसियस, डिमेकस वगैरह जो भी हो, वो जब भारत में आते हैं तो भारत की संस्कृति को देखते हैं। और जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो वो उस संस्कृति के बारे में अपने देश में बताते हैं। मेगस्थनीज ने किताब लिखी जिसमें भारतीय संस्कृति का उसने वर्णन किया। इब्न बतूता भारत आता है, भारत में रहता है, तो यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के रीति रिवाजों को देखता है, अपनी किताब में लिखता है। ऐसे ही फाहियान भारत आता है तो वो अपनी किताब में भारत की संस्कृति के बारे में लिखता है। तो ये जो विदेशी यात्री आते हैं भारत के बाहर से, और वो जो भारतीय संस्कृति के बारे में जो भी चीजें देखते हैं, समझते हैं, और जब उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, तो वो चीज भारत के बाहर उनको पढ़ने वाले, उनको जानने वाले लोगों तक भी पहुंचती है। और इसका भी कहीं ना कहीं योगदान है भारत की संस्कृति के इस एक्सपेंशन में, इस प्रसार में, जिसके बारे में जो भारत के बाहर लोगों के द्वारा जानी जा रही है, भारत के बाहर लोगों के द्वारा अपनाई गई है ना। तो जैसे अगर हम देखें, तो जैसे नीरू जी ने भी बताया कि भारतीय संस्कृति के, इंडियन कल्चर के, इंडियन के बाहर जो एक्सपेंशन हुआ, उसके अगर हम मेन जो चीज देखें जिनका रोल रहा है, तो सबसे पहला हमारा है, जो अभी नीरू जी ने कहा, व्यापार, यानी कि ट्रेड का रोल। दूसरा रोल रहा है हमारा धर्म, यानी कि रिलीजन का। तीसरा रहा है हमारा जो यात्री आए, ट्रैवलर्स आए, भारत से आए या भारत से गए। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय हमारे देश में रहे, यूनिवर्सिटीज। और कौन सी यूनिवर्सिटीज? बेसिकली एंशियंट यूनिवर्सिटी, जैसे तक्षशिला, नालंदा, इनका ही बड़ा योगदान रहा। और दूसरी चीज, भारत की जो लोकेशन है, भारत की हम अगर लोकेशन देखें, ठीक है, ठीक, भारत की अगर हम लोकेशन देखें तो यहां पर चाइना है, यहां पर हमारे पास जो दूसरी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, और इधर हमारे पास मिडिल ईस्ट है, और इधर हमारे पास यूरोप है। एक एंशियंट ट्रेड रूट रहा है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सिल्क रूट, जो चाइना से होता था और इंडिया से होते हुए आगे जाता था। तो इस सिल्क रूट का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये क्योंकि भारत से होकर जाता था, तो एक बहुत एंशियंट जो ट्रेड रूट था, वो जब भारत से होकर जाएगा तो जो भी लोग इससे गुजरेंगे व्यापार के सिलसिले में, वो चाहे भारत के हों, वो चाइना के हों, दूसरी कंट्रीज के हों, तो भारतीय संस्कृति से रूबरू होंगे या नहीं होंगे। तो जो लोकेशन इंडिया की है, ये इस इंडिया की लोकेशन ने भी एक बहुत बड़ा प्राइम रोल प्ले किया किस चीज के लिए? इंडियन कल्चर को के बारे में दुनिया को जनवाने के लिए। ठीक, अब एक एक करके इनको हम लोग समझते हुए चलते हैं, बढ़े आगे। तो ये कितने पॉइंट हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा।
तो जैसा मैंने पिछली बार बताया था पिछली क्लास में कि अगर इस पर 200 जो शब्दों का क्वेश्चन आता है तो आपको मैक्सिमम आप 5 पॉइंट मैक्सिमम लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आपको 200 शब्दों में 25-25 शब्दों की अगर आप लिख देंगे जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, तो आपके पास बॉडी के लिए मैक्सिमम कितने शब्द बचेंगे? 150 शब्द बचेंगे। अगर आप 5 पॉइंट लिख रहे हैं तो 5 पॉइंट के लिए ऑन एन एवरेज आपके पास 30 शब्द रहते हैं, और उसमें आपको ऐसी चीज लिखनी है जिसमें कुछ भी मतलब बेकार नहीं है, आपको टू द पॉइंट लिखना है, तब आप 30 शब्द लिख पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने इधर उधर का भी लिखना शुरू किया तो वो जो वर्ड है वो भले ही बढ़ जाए लेकिन मेन पॉइंट आप वहां पर ओमिट कर जाएंगे, और उसके बाद आपका जो या तो जो जो क्वेश्चन जो आंसर है वो वर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, और आपकी जो टाइम जो मैनेजमेंट है वो तो गड़बड़ाएगा ही। तो ये अभी से दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर 200 शब्दों का क्वेश्चन लिख आता है तो आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में 4 से 5 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं तो आपको उनमें से अभी से छांट के रख लेना है कि इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 से 5 पॉइंट कौन से हैं जिनको हमको लिखना ही लिखना है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और लिस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक जो हेडिंग्स हैं या जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और उसी इंपॉर्टेंस में आपको वहां पर जाके उसको रिप्रोड्यूस करना है, आपको वहां पर जाके उसको प्रेजेंट करना है। ये बात समझ में आ रही है? तो इस चीज की प्रैक्टिस आपको अभी से करते हुए चलनी है, क्योंकि फिर अगर एग्जाम में लिखते हैं तो एग्जाम में फिर दिमाग इतना पजल्ड हो जाता है कि क्या लिखें क्या ना लिखें, और वो प्रायोरिटी भी हमारी दिक्कत कर जाती है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई ना? ठीक। यस सर। तो यहां पर हमारे पास अगर हम देखें तो इनको, अच्छा एक चीज और, या तो इन सबसे पूछ लेगा कि कारण क्या रहे, तो आपको ये पॉइंट आपको वहां पर देने पड़ेंगे, या किसी एक का भी पूछ सकता है कि भाई व्यापार की क्या भूमिका है भारतीय संस्कृति के प्रसार में, या पूछ सकता है कि रिलीजन का क्या रोल है इंडियन कल्चर के प्रसार में, या जो विदेशी यात्री भारत में आए उन्होंने किस तरीके से इंडियन कल्चर के बारे में दुनिया भर में अवेयरनेस फैलाने में मदद की। ठीक है ना? तो इसको भी आपको देखते हुए चलना है। अब बात कर सर लेते ये सर ये सिल्क रूट तो फिर व्यापार के ही अंतर्गत आ जाएगा या फिर अलग से पॉइंट रहेगा ये? सिल्क रूट व्यापार के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन सिल्क रूट का मैंने यहाँ पर जो पॉइंट बताया वो लोकेशन के कंटेक्स्ट बताया। भारत की लोकेशन ऐसी रही है कि ये यस। अगर वेस्ट टू ईस्ट जाना है तो भारत से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, प्लस जो सिल्क रूट के से जो व्यापार होता था वो भी इंडिया से होते हुए होता था। तो ये बेसिकली इंडिया की लोकेशन की इंपॉर्टेंस बताने के लिए सिल्क रूट का अगर हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी इस पॉइंट। यस सर। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो व्यापार ने किस तरीके से योगदान दिया इंडियन कल्चर को बाहर तक फैलाने में। तो हम लोगों ने भी बात की थी कि जो हड़प्पा सभ्यता है यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने देखा था कि एक सरप्लस सोसाइटी थी, सरप्लस सिविलाइजेशन था। सरप्लस सिविलाइजेशन क्या होती है तो बताएगा? सर जो उपभोग के लिए मतलब जितना हो उससे ज्यादा एक्सेस जिसमें प्रोड्यूस हो हाँ, सके। जिसमें एक्सेस प्रोडक्शन होता है वो इकोनॉमी हमारे पास सरप्लस इकोनॉमी कहलाती है। और जब हमारे पास एक्सेस प्रोडक्शन होगा तो वो एक्सेस जो भी प्रोड्यूस हमारे पास होगा, जो उत्पाद होगा, उसका हम क्या कर सकते हैं? उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका हम ट्रेड कर सकते हैं। जब तक सरप्लस नहीं होगा हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, फिर हम एक तरीके से जो इंपोर्टिंग इकोनॉमी है वो बन के रह जाएंगे, या फिर हम डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्योंकि एक सरप्लस इकोनॉमी थी तो वहां पर जो ट्रेड होता था वो बेसिकली क्या ओरिएंटेड था? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेड था। यानी कि विदेशी व्यापार की प्रधानता थी, फॉरेन ट्रेड की प्रधानता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और यहाँ पर ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये विदेशी इसके जो व्यापारिक संबंध थे, जो ट्रेड रिलेशंस थे, हम लोगों ने पढ़ा है एंशियंट हिस्ट्री में। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है तो इनके जो ट्रेड रिलेशंस थे वो किसके साथ थे? मेसोपोटामिया के साथ थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के साथ थे। और हमें ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि ये रोम, चीन, तिब्बत, यानी कि हड़प्पन और लेटर हड़प्पन की हम लोग बात करें और उसके बाद की भी बात करें तो मेसोपोटामिया, रोम, चीन, तिब्बत
और अगर हम बात करें तो जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापारिक संबंध रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद की सिविलाइजेशंस के भी। ठीक है, तो इस व्यापार के माध्यम से जो जब ये ट्रेड होता था, तो इस ट्रेड के माध्यम से जब दो संस्कृतियों का आपस में मिलन होता है, तो एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के गुणों को अडॉप्ट भी कर लेती है। ठीक है, तो इस व्यापार के माध्यम से इस व्यापार ने क्या किया, भारतीय संस्कृति के प्रसार को या प्रसार में भूमिका निभाई। ठीक, प्रसार में भूमिका निभाई। और व्यापारी, देखिए व्यापारी जब आएंगे तो व्यापारियों के साथ केवल व्यापारी नहीं, कुछ और लोग भी उनके सहयोगी के रूप में आते हैं। तो वो जब सहयोगी के रूप में आते हैं तो उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनका इंपॉर्टेंस दर्शन में होता है, जिनका इंपॉर्टेंस धर्म में होता है, तो वो उन चीजों को अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करने के बाद अपने देश में जाते हैं तो उसके बारे में वहां पर भी प्रचार प्रसार करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास रिलीजन, यानी कि धर्म। धर्म की सबसे बड़ी भूमिका निकल के आती है बौद्ध काल के बाद से। ठीक, अगर हम देखें तो भारत में कई सारे धर्मों का जन्म हुआ, जिनमें अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म का जन्म भारत में हुआ, बुद्धिज्म का जो जन्म हुआ वो कहाँ पर हुआ, भारत में हुआ, जैनिज्म का जो जन्म हुआ वो कहाँ पर हुआ, भारत में हुआ। और ये जो जो धर्म है, खासतौर से अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो ये भारत से निकलकर दुनिया भर में फैला, भारत से निकलकर दुनिया भर में फैला। और कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म है, वो धर्म अपना प्रसार करने में हमेशा विश्वास रखता है। हर धर्म के लोग ये जान चाहते हैं कि उनके धर्म को अधिक से अधिक लोग क्या करें, फॉलो करना शुरू करें। कहीं पर इसके लिए स्पेसिफिकली प्रयास किए जाते हैं और कहीं पर स्पेसिफिकली प्रयास नहीं किए जाते, बल्कि उस धर्म से आकर्षित होकर लोग उसको अपनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म में एंशिएंट टाइम में बुद्धिज्म सबसे पहला एक ऐसा धर्म माना जा सकता है जिसके अनुयायियों ने, जिसके डिसिपल्स ने, जिसको मानने वालों ने स्पेसिफिकली और एक्सप्लिसिटली अपने आप को दुनिया के अलग अलग कोने में पहुंचाने की कोशिश की। और जिसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई, अशोक के द्वारा हुई। अशोक के अलावा भी बहुत सारे लोग हुए, जैसे एक कौंडिन्य नाम के थे, एक बौद्ध भिक्षु थे कौंडिन्य नाम के, जिनको हम अज्ञात कौंडिन्य के नाम से जानते हैं। ये अज्ञात कौंडिन्य यहाँ से निकलकर इंडोनेशिया और जावा वगैरह के इलाकों में जाते हैं, इंडोनेशिया और जावा वगैरह में बुद्ध धर्म को फैलाते हैं। ऐसे ही हम बौद्ध भिक्षु नागसेन की बात करते हैं, जो और नागार्जुन की बात करते हैं, जो चाइना में जाते हैं और चाइना में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। हम महेंद्र और संघमित्रा, जो अशोक की संतानें थी, वो साउथ में जाती हैं और साउथ में जाके श्रीलंका में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करती है। तो अगर हम ये कहें कि बौद्ध धर्म का जब ये प्रचार प्रसार हुआ तो बौद्ध धर्म के साथ भारतीय संस्कृति का भी प्रचार प्रसार हुआ, तो ये सही है या गलत है? सही है सर। सही है ना। तो ये जो रिलीजन है, जब रिलीजन का प्रसार हुआ, रिलीजन फैला, तो इस रिलीजन ने अपने साथ दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर भारतीय संस्कृति को फैलाने का काम किया। और जब आप इसको लिखें तो इसके साथ एग्जाम्पल्स भी दे दें। एग्जाम्पल कैसे? जैसे हम कौंडिन्य का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने जावा में जाके भारतीय संस्कृति के प्रसार का काम किया। हम महेंद्र और संघमित्रा का नाम ले सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम नागार्जुन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिन्होंने चाइना और तिब्बत वगैरह में किया। तो 2 या 3 एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप अगर कोई है आपके पास तो आप प्लीज जरूर से जरूर एग्जाम्पल्स को वहां पर कोट करिए, एग्जाम्पल्स को मेंशन करिए। एग्जाम्पल देने से जो एग्जामिनर है वो ये समझता है कि हाँ आपने एक्चुअली पढ़ाई की है, और एक्चुअल पढ़ने के बाद समझ डेवलप करिए, और समझ डेवलप करने के बाद आप ये आंसर यहाँ पर लिख रहे हैं। और एक बात बिल्कुल ये कंफर्म है कि एग्जामिनर को अगर ये महसूस हो जाता है कि ये पर्सन ने पढ़ाई करके अपनी समझ डेवलप करके आंसर लिखा है, तो वो आपको बाकियों से बेहतर नंबर जरूर देता है।
और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि अगर आपको आधा नंबर भी अगर हर एक क्वेश्चन में बाकियों से एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो हर एक पेपर में आपको 10 नंबर की लीड मिलेगी। और आप जीएस के अगर हम ये जो 6 पेपर अगर हम हर पेपर में 10 नंबर मान के तो हम 60 नंबर की लीड लेके जाएंगे। केवल हर क्वेश्चन में आधे नंबर की लीड देने से हम 60 नंबर की लीड लेके जाएंगे। और आप ये मान के चलिए कि 60 नंबर आपको कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर, बेस्ट नहीं लिखता है कोई, बस ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ हमने पढ़ा है और हमको जानकारी है। उसको बस ये पहुंचाना है कि हमको इस चीज की जानकारी है। ठीक है। और हम जेन्युइन आंसर एक लिख रहे हैं। अब ये मान के चलिए कि जब हम रट के लिखेंगे तो एक ही जैसे आंसर अगर 10 लोगों ने लिख दिए तो एग्जामिनर पहचान जाता है। ठीक, उसको बेवकूफ बनाना बड़ा कठिन होता है। और अगर उसको लग गया कि ये एक जैसे आंसर्स आ रहे हैं तो भले ही पहली कॉपी को नंबर दे दे, लेकिन बाद वाली कॉपियों को बड़ा नुकसान होता है। तो यस सर। जेन्युइनिटी लेके आइए, और जब आप जेन्युइन आंसर लिखेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक। तो ये धर्म की भूमिका हो गई, एग्जाम्पल जरूर से जरूर दीजिए। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसी से मिलता जुलता एक और है कि जो रूलर्स हैं, जो शासक हैं, उन शासकों का क्या योगदान रहा, शासकों का क्या रोल रहा। अगर हम देखें तो अशोक का एग्जाम्पल ले लें, और हम लोग पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री में कि अशोक ने दुनिया के 5 शासकों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित किए, है ना। टॉलेमी डेल्फस हो गया, एंटियोकस हो गया, है ना। तो ये अलग अलग शासकों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित किए। अशोक के पहले की अगर हम लोग बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर की बेटी से उसने विवाह किया था। ठीक। और इन सभी के दरबारों में अगर हम लोग देखें तो दरबारों में एम्बेसडर्स रहे हैं, राजदूत रहे हैं, वो चाहे मेगास्थनीज हो, वो चाहे डिमेकस हो, वो चाहे डायोनियस हो। नाम सुने आप लोगों ने? मेगास्थनीज तो सुना होगा, इनके नाम सुने हैं ना, पढ़ाया है ना मैंने एंशिएंट में। यस सर, यस सर। ठीक है। तो वो डिमेकस हो, डायनोसियस हो, आगे चल के वो चाहे इब्न बतूता हो या दूसरे यात्री हो। ठीक। तो ये जो भारतीय शासक है, इनके संबंध अच्छे रहे अपने आसपास के लोगों के साथ, जिससे राजनीतिक संबंध बने, जिससे जो ये एक तरीके से डिप्लोमेटिक संबंध बने। और इन लोगों ने अलग अलग देशों से अपने यहाँ राजदूत आमंत्रित भी करे और अपने यहाँ से अलग अलग देशों में राजदूत भेजे भी। हम चोलों में भी देखते हैं कि उन्होंने चीन और दुनिया के अलग अलग देशों में अपने राजदूत भेजे, मित्र मंडल भेजा, 30-30, 35-35 लोगों का एक समूह भेजा जो वहां जाता था। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम उस देश के बारे में सीखें, संबंध स्थापित करें, प्लस अपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी जो संस्कृति है उसके बारे में बाहरी लोगों को भी क्या करें, बताएं। ठीक। तो प्राचीन काल से ही जो भारतीय शासक हैं उन्होंने भारत के बाहर विदेशों में जो भारतीय संस्कृति है उसके प्रचार और प्रसार के लिए दूत मंडलों को भेजने की शुरुआत करी। अभी हम लोगों ने अशोक के बारे में बात करी, सीरिया, मिस्र, अफ्रीका, यूनान और अलग अलग देशों से उसने मित्रता के संबंध स्थापित किए। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए श्रीलंका, म्यांमार, जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पर, चाइना और दूसरे देशों में लोगों को भेजा। कनिष्क का नाम भी हमारे सामने आता है। कनिष्क ने भी अलग अलग देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और अपने दूतों को वहां पर भेजा, वहां से लोगों को आमंत्रित किया। ठीक। मुगल का मिडिवल पीरियड में भी हम लोग अगर देखें तो बाहर से आने वाले जो यात्री रहे हैं, जिनको राजाओं का संरक्षण मिला, भले ही उन्होंने राजाओं की बुराई क्यों ना की, जैसे इब्न बतूता हो गया जिसने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल तक बोला, लेकिन उसको संरक्षण दिया अपने बतूता ने, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको काजी भी बनाया। और उसके बाद जब विजयनगर साम्राज्य हम लोग देखते हैं तो वहां पर भी अब्दुल रज्जाक वगैरह बाहर से आते हैं। तो ये जब बाहर से आते हैं और जब जाते हैं तो भारतीय संस्कृति के बारे में लिखते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार होता है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो उस समय के शासक थे उनकी जो नीति थी, उनका जो व्यवहार था, वो इनके लिए कैसा था? मित्रवत था, और वो इनको संरक्षण प्रदान करते थे। क्लियर?
तो ये जो शासक रहे हैं प्राचीन काल के, मिडिवल पीरियड के, इन लोगों का भी भारतीय संस्कृति के इस प्रसार में योगदान रहा। ऐसे ही मैंने बताया था जो विश्वविद्यालय रहे, भारतीय जो प्राचीन विश्वविद्यालय रहे, जैसे तक्षशिला, नालंदा। ह्वेनसांग भारत आया था या फाहयान भारत आया था तो उसका उद्देश्य क्या था? भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा। हाँ, बौद्ध धर्म के बारे में जानना। और उस समय बौद्ध धर्म का केंद्र कहां पर था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा में था। तो बेसिकली वो नालंदा में एक प्रकार से शिक्षा या वहां से जानने के लिए ही तो आया था। अगर नालंदा विश्वविद्यालय ना होता तो क्या ह्वेनसांग या फाहयान भारत आने की सोचते? उद्देश्य आ भी सकते थे, लेकिन उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो तो यही था जिसके लिए उनके जो एक ट्रिगर साबित हुआ वो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय साबित हुए। ऐसे ही जब हम तक्षशिला की बात करते हैं, जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय रहा है, ये प्रसिद्ध रहा है अपनी शिक्षा के लिए, और भारत के साथ साथ विदेश के लोग भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते थे। विश्व विख्यात थे ये विश्वविद्यालय, और ज्ञान के मामले में दुनिया भर में ये फेमस थे। ठीक, तक्षशिला के शिक्षक तो विश्वविख्यात रहे हैं, और जैसे मैंने भी बताया कि नालंदा और वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म के केंद्र रहे हैं, बौद्ध शिक्षा के केंद्र रहे, इन्होंने भी ह्वेनसांग, फाहयान, इतसिंग जैसे विदेशी यात्रियों को आमंत्रित किया। और ये तो वो नाम है जिनको हम जानते हैं, जो इतिहास के पन्नों में लिख गए। ऐसे कितने लोग होंगे जो इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आए होंगे और इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज नहीं है, लेकिन वो जब यहाँ पर आए और भारतीय संस्कृति से परिचित हुए होंगे, तो क्या वो जब बाहर गए होंगे वापस अपने देश में, तो भारतीय संस्कृति के तत्वों को लेकर नहीं गए होंगे? बिल्कुल लेके गए होंगे। ठीक है, क्लियर। और हम लोग जानते हैं कि जब ह्वेनसांग भारत आया था तो उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका कुलपति कौन था? याद है आप लोगों को? शीलभद्र। बिल्कुल सही, शीलभद्र था या शीलभद्र थे। ठीक है, तो जब ह्वेनसांग यहां से वापस गया है तो वापस जाने के बाद उसका संबंध भारत से समाप्त नहीं हो गया, बल्कि वापस जाने के बाद उसने आचार्य शीलभद्र को भी चीन बुलाया है। और चीन में जाने के बाद आचार्य शीलभद्र ने चीन में जितने भी समय रहे हैं वहां पर बौद्ध धर्म के साथ साथ भारतीय संस्कृति की के बारे में जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये जो संबंध बने, शीलभद्र का भारत से बाहर जाना, ह्वेनसांग फाहयान का भारत से बाहर जाना, और बहुत से ऐसे अनाम जिनको हम आज नहीं जानते हैं उनका भारत आना और भारत की संस्कृति को अपने साथ लेकर जाना, वो तभी संभव हो पाया जब यहाँ पर तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय थे। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति के प्रसार में भी इन विश्वविद्यालयों ने एक बड़ी भूमिका निभाई, एक मेजर रोल प्ले किया। ठीक, भौगोलिक स्थिति की बात अगर हम लोग करें तो भारत अगर हम लोग देखें तो पूर्व और पश्चिम के बीच में एक लोकेशन उसकी पड़ती है। और हम लोगों ने इसके बारे में बात तो कर ही ली थी कि जो सिल्क रूट है वो सिल्क रूट से होकर जाता, भारत से होकर जाता था। और अगर पूर्व से जाना है किसी को पश्चिम की तरफ या पश्चिमी देशों से पूर्व की तरफ जाना है, तो अगर वो ऊपर से जाता है तो वो रशिया है, चाइना है, मंगोलिया है, तो वहां की जो जलवायु है, जो वहां का जो टेरेन है वो उतना सूटेबल नहीं था जितना सूटेबल इंडिया का टेरेन था। ठीक है, तो ये एक जंक्शन के रूप में उभर के आता था साउथ ईस्ट एशिया के देशों, चाइना जैसे देश और जो पश्चिमी देश है उनके बीच में, जिसकी वजह से यहाँ से लोग जब गुजरते थे तो भारतीय संस्कृति से भी परिचित होते थे। तो ये जो भौगोलिक स्थिति है, इस वजह से पश्चिमी और पूर्वी देशों के बीच में इसके होने के कारण इन देशों के जो तीर्थयात्री थे, व्यापारी थे, धर्म गुरु होते या जो भी ट्रेवलर्स होते थे वो भारत से होकर ही गुजरते थे और भारत में अपना पड़ाव वो बनाते थे। और इस वजह से भी भारतीय संस्कृति के प्रसार को क्या मिलता था? बल मिलता था। क्लियर ये पॉइंट? तो हम लोगों ने देखा कि भारतीय संस्कृति के विदेशों में जो प्रसार है उसके कारणों में कौन कौन सी मुख्य चीजें हैं? व्यापार है,
भारतीय शासकों की जो नीतियां हैं वो हैं, जो विश्वविद्यालय रहे वो रहे, भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसने एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया, और जो भारत में उत्पन्न धर्म है जब उनका विदेशों में प्रसार हुआ तो उसके साथ भारतीय संस्कृति का भी विदेशों में प्रसार हुआ। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? नो सर। नो सर। ठीक, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर मैं कुछ लिखने को देता हूं ना तो प्लीज उसको लिखा करिए, है? जी सर। लापरवाही बरतेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है हमारे पास इंडियन हेरिटेज। विरासत। यहां पर मैंने केवल सांस्कृतिक विरासत नहीं लिखा, क्योंकि विरासत दो प्रकार की है, प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत, यानी कि नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज, है ना? एक संस्था है यूनेस्को, थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट चलते हैं। यूनेस्को ने भारत में कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को मार्क किया है या मान्यता दी है। आपको पता है कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इस समय इंडिया में है? सो 46 46। 46। और कोई? सर एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है सर। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। भारत में कुल कितनी है? 8। नहीं, बहुत सारी हैं सर। हर साल बढ़ रही हैं कुछ ना कुछ। तो लास्ट ईयर रानी का वाव हुआ था घोषित। हाँ, 2023 में ऐड की गई हैं कुछ, लेकिन इस समय जी। टोटल कितनी है कोई बताएगा? ये तो बहुत बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। 42 के आसपास। शायद। 42। बिल्कुल सही, 42 है। जी। वर्ल्ड हेरिटेज इंडिया में कितनी है? 42 है। और इन 42 में जो 34 है वो कैसी हैं? कल्चरल। सर कल्चरल हेरिटेज मतलब क्या बोलते हैं, टेंजिबल हेरिटेज है ये। कल्चरल जो होती हैं, देखिए कल्चरल बेसिकली जो कल्चरल है वो इंटेंजिबल होती है, लेकिन इंटेंजिबल, हाँ। हाँ, लेकिन यहाँ पर टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों है। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी, और जब जी हम जी लोग जी कल्चरल हेरिटेज पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कल्चरल हेरिटेज दो प्रकार की होती हैं, टेंजिबल भी होती हैं और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल भी होती है, यानी कि मूर्त और इसमें अमूर्त। इसमें ज्यादातर आर्किटेक्चरल है हाँ जो। जी बिल्कुल, जो आर्किटेक्चरल वाली है वो तो हमारी मूर्त है, क्योंकि हमको दिखती है। कोई मंदिर है अगर जी कल्चरल जी हेरिटेज में तो वो मूर्त में आ जाएगा। जी जी। ठीक है, तो 34 कल्चरल हेरिटेज साइट है, और हम्म। जो 7 है वो हमारे पास कैसी हैं? नेचुरल हेरिटेज है। और और एक किसमें दो है? तीन मिक्स है सर। नहीं, अब देखिए 34 और 7 तो 41 हो गया ना, बचा कितना? हाँ, एक। एक मिक्स है। हाँ, एक मिक्स्ड है। मिक्स्ड में कौन सी है कोई बताएगा? सर सर बाघा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल सही, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट या यूनेस्को ने भी हेरिटेज को केवल दो में ही बांटा है, कल्चरल और नेचुरल। और मिक्स्ड तो वो हो गई जो कल्चरल भी और नेचुरल भी, यानी कि जिसमें कल्चरल और नेचुरल एलिमेंट्स को अलग अलग करना संभव नहीं, उसको मिक्स बना दिया। तो अगर हम मिक्स को हटा दे तो मोटे तौर पर कितना हो गया? दो ही तो हो गई, जी कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज। तो अगर कोई पूछे कि हमारे जो हेरिटेज होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो हम क्या बोलेंगे? दो प्रकार की हेरिटेजेस होती हैं, एक कल्चरल हेरिटेज होती है और एक नेचुरल हेरिटेज होती नेचुरल होते हैं। है। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं इसका, फिर आगे चलते हैं। प्राकृतिक हेरिटेज की अगर हम लोग बात करें तो प्राकृतिक हेरिटेज हमारे पास वो हेरिटेज होती है जो हमको नेचर ने प्रोवाइड करी है। सर थोड़ा जी पहले हेरिटेज के बारे में डिस्कस कर दीजिए सर। हाँ, हेरिटेज बेसिकली क्या होता है? हेरिटेज वो चीज होती है जो बहुत प्राचीन हो। ठीक, प्राचीन होने के साथ साथ अब क्योंकि वो प्राकृतिक है तो या तो वो हमें प्रकृति प्रदत्त हो, यानी कि वो हमको नेचर ने दी हो, प्रकृति द्वारा दी गई हो, या वो हमारे
पूर्वजों द्वारा हमें दी गई है। तो अगर कोई चीज प्रकृति द्वारा दी गई है और पूर्वजों द्वारा दी गई है और वो प्राचीन है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी? वो कहलाती है हमारी विरासत, या वो कहलाती है हमारी हेरिटेज। प्लस वो हमारे लिए क्या रखती हो? इंपॉर्टेंस रखती है, हमारे लिए वो महत्व रखती है, तभी वो क्या कहलाएगी? वो हमारी विरासत कहलाएगी। क्लियर? तो वो चीज जो या तो प्रकृति द्वारा दी गई है या हमारे पूर्वजों द्वारा हमें प्रदान की गई है, और वो प्राचीन है प्लस हमारे लिए आज भी कोई इंपॉर्टेंस रखती है, उसको हम लोग विरासत, धरोहर या हेरिटेज की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है पवन जी? यस सर। ठीक। अब जैसे यहां पर मैंने ये बताया कि ये प्रकृति सर द्वारा, हाँ जी, सर धरोहर और विरासत एक ही चीज है ना? एक ही चीजों को दो अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है, धरोहर और विरासत। ओके। ठीक। अब ये मैंने बताया कि ये प्रकृति के द्वारा भी दी जा सकती है या हमारे पूर्वजों के द्वारा भी दी जा सकती है। अगर ये पूर्वजों द्वारा दी गई है तो ये कैसी है? मैनमेड है, यानी कि कैसी है? मानव निर्मित है। ठीक है, कैसी है? मानव निर्मित है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो हमारे पास जो विरासत या धरोहर है वो दो प्रकार की मैंने भी बताई, एक प्राकृतिक और एक सांस्कृतिक। प्राकृतिक वो है जो प्रकृति या नेचर द्वारा हमें दी गई है, जैसे पर्वत यानी कि माउंटेन्स, जैसे नदियां, मरुस्थल या डेजर्ट्स, जैसे हमारे मिनरल्स, खनिज, जैसे वन या वन्य जीव। ठीक है, ये क्या है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे पास चीजें हैं। ठीक। सांस्कृतिक की अगर बात करें तो अब प्राकृतिक तो सारे सब यहां पर आ गए, तो सांस्कृतिक में फिर क्या आएगा? मैनमेड। हम लोगों ने कल की क्लास में भी देखा था कि मैनमेड चीजें सभ्यता और संस्कृति को निर्माण करती हैं। अब ये जो मैनमेड चीजें हैं इसमें हमारे पास अगर हम लोग देखें तो ये सांस्कृतिक विरासत के रूप में हमारे सामने आता है, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली अमूर्त यानी कि इंटेंजिबल, और दूसरी कौन सी? मूर्त यानी कि टैंजिबल। अमूर्त या इंटेंजिबल वो है जो फिजिकल रूप में हमारे सामने मौजूद नहीं है, जैसे साहित्य यानी कि लिटरेचर, जैसे नृत्य यानी कि डांस, संगीत यानी कि म्यूजिक, कोई त्योहार यानी कि फेस्टिवल, खान पान यानी कि क्यूजीन, एक्सेट्रा। और मूर्त में हमारे पास क्या है? जो फिजिकली हमारे साथ पास मौजूद है, फिजिकल जिनकी एग्जिस्टेंस है, जैसे अच्छा भाषा भी यहां पर आ जाएगी, लैंग्वेज। मूर्त यानी कि टैंजिबल में जैसे आ जाएंगे, जैसे कोई मंदिर हो गया, कोई महल हो गया, है ना, पैलेस, सिक्के हो गए, ब्रह्मांड यानी कि
पॉटरी हो गई, मूर्तियां हो गई। यहां पर ये मत मान के चलिएगा कि हम यूनेस्को वाली अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग सांस्कृतिक विरासत को पढ़ रहे हैं अपनी, जिसमें सभी हैं। अगर हम लोग देखें तो क्या ताजमहल एक सांस्कृतिक विरासत है कि नहीं है? है। हम लोग अगर देखें तो जो आगरा का जो किला है, क्या वो सांस्कृतिक विरासत है? बिल्कुल है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, क्या वो सांस्कृतिक विरासत है? बिल्कुल है ना? तो यहाँ पर अगर हमको हड़प्पा काल का कोई सिक्का मिल जाता है, तो या कोई हमको कोई पंचमार्क क्वाइन मिल जाता है, तो वो क्वाइन वो सांस्कृतिक विरासत है या नहीं है? बिल्कुल है ना? है। है ना? यानी लेकिन वो क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसकी, तो वो कैसी हो गई? मूर्त सांस्कृतिक विरासत हो गई। तो ये मुझे लगता है कि मोटे मोटे तौर पर आपको थोड़ी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि आखिरकार विरासत क्या होती है, और विरासत में प्राकृतिक विरासत क्या होती है, और सांस्कृतिक विरासत क्या होती है, और सांस्कृतिक विरासत में मूर्त और अमूर्त विरासत में क्या अंतर है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? धर्म अगर हम बात करें तो धर्म एक मूर्त सांस्कृतिक विरासत है या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत? सर सर अमूर्त। अमूर्त है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ठीक, अब चलिए, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके पॉइंट्स नोट करते हैं। तो सबसे सर साहित्य तो हाँ, बिल्कुल साहित्य बताइए। कैसे अमूर्त होगा सर? मूर्त होना चाहिए। किताब जो है, किताब को अगर देखें तो किताब मूर्त है, लेकिन जो 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 साहित्य है उसमें जो लिखा हुआ है वो कैसा है? जो उसके जो अमूर्त। विचार है वो अमूर्त है। तो यहाँ पर साहित्य का मतलब विचार है, पुस्तक नहीं है। ठीक है, यस। हाँ। बात कर लेते हैं विरासत पर। तो पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं कि विरासत का मीनिंग क्या होता है। तो अभी मोटे तौर पर मैंने आपको एक मीनिंग बताई, वो चीज जो हमको अपने पूर्वजों से या प्रकृति से प्राप्त हुई है वो हमारे लिए विरासत है। लेकिन अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो विरासत का मतलब क्या है, चीज वहीं से निकल के आएगी। विरासत क्या है? विरासत जो है या हेरिटेज वो है जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई है, और हमारे चारों ओर विद्यमान है। ये जो चीज है ये प्राकृतिक यानी कि नेचुरल भी हो सकती है, या मानव निर्मित या मैन मेड भी हो सकती है। इट मे बी नेचुरल और मैन मेड। ठीक, इट मे बी नेचुरल और मैन मेड। अब जैसा मैंने बताया कि केवल इतना ही नहीं होना है, बल्कि इसकी एक इंपॉर्टेंस भी होनी चाहिए। जब तक उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल है कि एक पर्सन मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे। उन्होंने जमीन में एक मटकी गाड़ के रखी थी और इस मटकी में कुछ सोने के सिक्के थे। तो मिस्टर एक्स एक दिन अपने घर में कहीं पर कुछ खुदाई वगैरह कर रहे होते हैं, उनको ये मटकी मिलती है और उसमें सोने के सिक्के मिलते हैं। तो ये सोने के सिक्के मिस्टर एक्स के लिए उनके ग्रैंडफादर की विरासत है या नहीं है? क्या है मिस्टर सर। क्या मिस्टर एक्स के लिए इन सोने के सिक्कों की इंपॉर्टेंस होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन वहीं पर क्या हो सकता है कि मिस्टर एक्स ने इसको खोदा, और उस खोदने के बाद यहाँ पर ये मटकी निकली, और इस मटकी में क्या मिले? इसमें इनको मिले दीमक लगे कपड़े। तो ये अभी भी कहां से आ रहे हैं? ग्रेट 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 ग्रैंडफादर से आ रहे हैं। तो क्या मिस्टर एक्स के लिए दीमक लगे सड़े गले कपड़े अभी एक विरासत के रूप में आएंगे? दो सर। नहीं, है ना? तो केवल पुराना होना, पूर्वजों से प्राप्त होना, या प्राकृतिक या मानव निर्मित होने से ही ये विरासत नहीं बन जाती है, बल्कि इसमें एक इंपॉर्टेंस भी होनी चाहिए। और ये इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसके बारे में कहा गया है
कि ये किसी स्थान, किसी क्षेत्र यानी कि किसी प्लेस, किसी रीजन, देश, परिवार या समुदाय यानी कि कम्युनिटी और लोगों की विशिष्ट पहचान है। यानी कि कोई भी चीज विरासत तब होगी जब उस चीज से किसी स्थान का, किसी प्लेस का, किसी रीजन का, किसी नेशन का, किसी पर्टिकुलर फैमिली का, किसी कम्युनिटी का और पर्सन इन लार्ज की एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी जुड़ जाए, तभी ये उस जगह की, उस क्षेत्र की, उस देश की, उस परिवार की, उस समुदाय की और पर्सन एट लार्ज के लिए विरासत का दर्जा रखेगा। अगर उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उससे कोई पहचान ही नहीं जुड़ी हुई है, तो उसकी कोई किसी के लिए कोई महत्व, कोई वैल्यू नहीं है और उसको विरासत मानने की कोई वजह ही नहीं उत्पन्न होती है। अब भीमबेटका में अगर वो केवल नॉर्मल गुफाएं होती और उन गुफाओं में वो जो रॉक पेंटिंग्स बनी हुई है वो रॉक पेंटिंग्स ना होती, या वो रॉक पेंटिंग्स उसकी खोज होने से पहले ही गायब हो चुकी होती, तो क्या भीमबेटका को हम इतनी इंपॉर्टेंस देते जो हम आज दे रहे हैं? नहीं देते, है ना। इसलिए देते हैं क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस से, उससे कोई पहचान जुड़ी हुई है। तो ये बेसिकली क्या है, विरासत की मीनिंग है। विरासत वह है जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है और हमारे चारों ओर मौजूद है। ये प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकती है और ये किसी स्थान, क्षेत्र, देश, परिवार, समुदाय और लोगों की स्पेसिफिक आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। साथ ही साथ इसको हम नेचुरल और कल्चरल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेकंड प्लीज, कॉल है ना, बस एक सेकंड। हाँ जी, यहाँ तो कोई डाउट? यस सर। समझ में आ गया कि डाउट है पवन जी? सर डाउट है सर। हाँ बताइए। सर जैसे कोई चीज, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के लिए कोई चीज हाँ। विरासत है तो दूसरे के लिए विरासत नहीं भी हो सकती है। अब ये अगर मटका मिला है मिस्टर एक्स को उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का, तो ये मिस्टर एक्स की विरासत है, लेकिन उनके पड़ोसी के लिए तो विरासत नहीं है ना। यस सर, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ जैसे कोई सर महल है, हाँ कोई महल है किसी को मिला है अपने पूर्वजों से, तो वो उसके लिए तो विरासत है, लेकिन उसके पड़ोसी के लिए तो विरासत नहीं हो सकती है हाँ। ना। देखिए, महल की अगर बात करें तो महल तो, अगर हम बात करें तो महल, जैसे अगर हम बात करें तो आगरा का लाल किला, ये भी एक महल ही तो बोल सकते हैं। यस सर। ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो किसी ऐसी डायनेस्टी से जुड़ी हुई है जिसकी इंपॉर्टेंस है, तो वो उस एरिया की पहचान हो सकती है, तो वो उस एरिया के लिए क्या है, उस एरिया की एक विरासत है। अगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले कर सकती है तो लगता है कि उस देश के लिए एक विरासत बन जाए, है ना। अब जैसे हम बात यस। करें आगरा का जो किला है या दिल्ली का लाल किला है, इसको देख लें। और अगर हम बात करें कि जो सैफ अली खान का जो पटौदी पैलेस है, वो भी तो एक महल है। तो इन तीनों की लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस में अंतर है। जी। विरासत ये तीनों है, लेकिन इन तीनों के लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस में अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ऐसे किसी फैमिली में भी अगर जैसे कुछ मिलता है जैसे सोने के सिक्के, तो अगर वो बहुत प्राचीन हो जैसे आहट सिक्के वगैरह, तो फिर तो वो गवर्नमेंट ले लेती है, तो वो देश की सांस्कृतिक विरासत हो गई हाँ ना। बिल्कुल सही। देखिए, ब्रिटिश काल में एक कानून भी इसी बारे में बना हुआ था और उस कानून में ये लिखा हुआ था कि अगर किसी पर्सन को कोई चीज पड़ी मिलती है, कोई चीज खुदाई में मिलती है, तो वो चीज वो सरकार को देगा, सरकार को बताएगा। ये चीज इसीलिए की गई थी कि अगर कोई ऐसी चीज मिलती है जो नेशनल इंपॉर्टेंस की है, कोई खजाना मिल जाता है, तो वो पर्सन उसको खुद ना रख ले बल्कि वो सरकार को दे, क्योंकि उसकी एक नेशनल इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना।
तो ये जो नियम था, ये कानून था, वो उसी लिए बनाया गया था। हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे इनके बारे में कि विरासत को संरक्षित करने के लिए जो प्रयास किए गए वो क्या थे, तो उसमें ये भी देखेंगे। और ये नियम इसीलिए है कि अगर कोई चीज ऐसी है जिसकी नेशनल इंपॉर्टेंस हो सकती है तो वो सरकार के संज्ञान में आए, सरकार की जानकारी में आए, और सरकार फिर डिसाइड करे कि ये किसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसका क्या होना चाहिए। ठीक, अब सर जैसे हम इसमें लोग, जो ये लाइन है हाँ कि हमारे चारों ओर विद्यमान है, सर हाँ, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। अब देखिए विरासत, इसको एक पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेट करके नहीं देख सकते। ये विरासत की एक जनरल डेफिनेशन है। वो सभी चीजें जो हमको प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, वो चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, हमको अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं, और वो किसी पहचान, उनकी इंपॉर्टेंस है, और वो तो वो विरासत होगी। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पर स्थित है, और पर्टिकुलर जगह पर नहीं भी है तो वो हमारे आसपास ही तो फैली हुई है। तो यहाँ पर आसपास की जगह पर क्या रख जाएगा, चारों ओर रख दिया गया डिफाइन करते समय। तो यहाँ पर चारों ओर यस विद्यमान का मतलब यहाँ पर है हमारे आसपास फैली हुई है। यस ठीक है, क्लियर। यस हाँ, अब इसको आप चाहे तो चारों ओर शब्द को आसपास से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन उसमें चारों ओर शब्द लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो मतलब निकल के आता है वो हमारे आसपास फैली हुई चीजों से। ठीक है पवन जी, जी ठीक। अब आगे चलते हैं, और यहां पर जैसा मैंने बताया कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कल्चरल और प्राकृतिक विरासत के रूप में। अब बात आती है कि प्राकृतिक और कल्चरल जो विरासतें हैं, यानी कि जो नेचुरल हेरिटेज है और जो कल्चरल हेरिटेज है, वो क्या है, और क्या नेचुरल और कल्चरल हेरिटेजेस आपस में एक दूसरे से संबंधित हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। ठीक, तो अगला पॉइंट है हमारे पास प्राकृतिक विरासत यानी कि नेचुरल हेरिटेज। बहुत आसान है, और हमको बेसिकली जो ज्यादा एम्फसाइज करना है, ज्यादा ध्यान देना है, वो देना है कल्चरल हेरिटेज पे। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक विरासत, नेचुरल हेरिटेज भी हमको पढ़नी है। प्राकृतिक विरासत, नेचुरल हेरिटेज। अब प्राकृतिक विरासत में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास प्राकृतिक विरासत के रूप में क्या क्या चीजें मौजूद है। नदी है, ये प्राकृतिक विरासत है। मौसम भी एक प्राकृतिक विरासत है। कोई जंगल है, वन है, प्राकृतिक विरासत है। कोई डेजर्ट है, प्रकृति ने हमको दिया, प्राकृतिक विरासत है। जो जीव जंतु हैं, ये प्राकृतिक विरासत है हमारे लिए। जो खनिज संसाधन है, मिनरल रिसोर्सेज हैं, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन या खनिज संसाधन हमारी प्राकृतिक विरासत है, प्रकृति ने हमको दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो हमारे देश में जो मौसम है, बहुत सारे देश दुनिया में आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर एक ही मौसम होता है, पूरे साल सर्दी रहेगी या पूरे साल गर्मी रहेगी। हमारे देश में मौसम की विविधता है ना, ये भी देखिए विविधता आ गई हमारे पास। क्लाइमेटिक जो हमारे देश में जो विविधता है वो भी है, मौसम की विविधता, ये भी विरासत की कैटेगरी में आ जाता है, प्रकृति ने हमको दिया है। हमारे देश में अलग अलग तरह की जमीन पाई जाती है, कोई बहुत उपजाऊ, कोई कम उपजाऊ, कोई बंजर, प्रकृति के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और एक चीज अगर देखें तो ये जो प्राकृतिक विरासत है, ये प्राकृतिक विरासत ही सांस्कृतिक विरासत के निर्माण को इम्पैक्ट करती है, उसको प्रभावित करती है। ठीक, क्यों प्रभावित करती है, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है, इस भारतीय संस्कृति में शुरुआत से ही पर्यावरण या प्रकृति के साथ निकटता का संबंध रखा गया है ना। तो भारत की अगर बात करें तो ये जो प्राकृतिक विरासत है, इसने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत के निर्माण,
सांस्कृतिक विरासत क्या बोल सकते हैं उसको, सांस्कृतिक विरासत की जो जो डेवलपमेंट हुआ है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। जैसे अगर हम लोग देखें तो प्रकृति ने हमको नदी दी है। नदी क्या है? एक प्राकृतिक विरासत है। इस नदी में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी नदियां भारत में है। गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, नर्मदा है। हमने क्या किया, इन नदियों को दर्जा दे दिया, किसका? देवी का दर्जा दे दिया, माँ का दर्जा दे दिया। और क्या कर दी, इनकी उपासना शुरू कर दी। इसको किसके साथ जोड़ दिया? धर्म के साथ जोड़ दिया। यहां पर मेले लगने लगे, कुंभ लगने लगा, माघ मेला लगने लगा। तो नदी जो कि एक प्राकृतिक विरासत थी, हमने अपनी प्रकृति के साथ निकटता के वजह से इनको देवी का और माँ का दर्जा दिया। और जब इनको देवी और माँ का दर्जा दिया, इनको हमने धर्म से जोड़ लिया, तो ये क्या बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, बात समझ में आई है? तो जो प्राकृतिक विरासत है, उस प्राकृतिक विरासत ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया भारत के जो कल्चरल हेरिटेज है उसके डेवलपमेंट में, उसके निर्माण में। और हम ये कह सकते हैं कि भारत में प्राकृतिक विरासत और जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, ये दोनों एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि भारतीय संस्कृति प्रकृति के साथ निकटता का संबंध स्थापित रखने में विश्वास रखती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे जीव जंतुओं को हमने अपनी पौराणिक कथाओं में स्थान देकर रखा गया है। बहुत सारे जीव जंतुओं को हमने अपने देवी देवताओं के साथ जोड़ के रखा हुआ है। बहुत सारे जीव जंतुओं की हम पूजा भी करते हैं, है ना? तो ये जो है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो पंचतंत्र हो गया, जातक कथाएं हो गई, और भी जो दूसरी जो चीजें हैं, धार्मिक कथाएं, उनमें हम इन जीव जंतुओं को, इन प्राकृतिक चीजों को एज अ सिंबल इस्तेमाल करते हैं, एक संदेश देने के लिए। और जब हम इन जीव जंतुओं को, जो कि एक प्राकृतिक विरासत है, उसको किसी कहानी के माध्यम से, किसी धार्मिक कथा के माध्यम से, किसी धार्मिक प्रतीक के माध्यम से, जब उसको हम अपने धर्म से, अपनी उपासना से जोड़ लेते हैं, या उसको किसी दार्शनिक विचार को देने में एक सिंबल की तरह से यूज कर लेते हैं, तो वही जो एक जीव जंतु है, वो जीव है, उससे जुड़ा हुआ वो जो विचार है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो सांस्कृतिक विरासत में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? ठीक है। तो ऐसे ही हम एक चीज और देखते हैं कि अभी हम लोगों ने जब राग वगैरह पढ़े हुए थे, तो हम लोगों ने देखा था कि रागों का संबंध स्थापित कर दिया गया है, किसके साथ? मौसम के साथ। कि ये राग इस मौसम में गाया जाएगा, ये राग इस मौसम में गाया जाएगा, ये राग सुबह का राग है, ये राग दोपहर का राग है, ये राग जो है वो रात का राग है। ठीक है। जैसे मेघ मल्हार को हम लोगों ने देखा, मेघ मल्हार जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग है। तो ऐसे ही एक राग आता है मेघ राग, जो नायक और नायिका की जो मनोदशा है, उस मनोदशा को अलग अलग महीनों में, 12 मासा के समय में उसकी जो मनोदशा है उसमें वर्णित करने का काम करता है। तो मौसम और जो ये दिन के सुबह शाम रात के जो समय, ये है तो प्राकृतिक, प्रकृति के द्वारा निर्मित, लेकिन जब हमने उससे संबंधित राग डेवलप कर दिए, तो वो जो राग है, वो राग कैसे है? वो सांस्कृतिक विरासत है। और इन रागों के निर्माण में, इन रागों के जो गठन हुआ है, इसमें किसका योगदान है? प्रकृति का योगदान है। क्योंकि अगर वो मौसम में विविधता ना होती, तो ये इतने प्रकार के रागों का निर्माण ना हो पाता। ठीक है। ऐसे ही मेले जो है, ये मेले, ये त्योहार क्या है? ये त्योहार हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन अगर हम भारत के मेलों को देखेंगे, भारत के त्योहारों को देखेंगे, तो हर त्योहार, हर मेला किसी न किसी मौसमी घटना से संबंधित है, किसी न किसी ऐसे अवसर से संबंधित है जो मौसम पर निर्भर है। जैसे हम जब होली मनाते हैं, तो ये क्या मौसम होता है?
रबी की फसल की कटाई का समय होता है और वहां पर उसकी खुशी में हम लोग होली मनाते हैं। जब हम दीपावली मनाते हैं तो ये शरद और जो गर्मी उसकी समाप्ति और सर्दी ऋतु की शुरुआत का एक प्रतीक होता है। तो ये जो त्योहार ये भी किससे संबंधित है? अब उसको हम धार्मिक रूप से किसी से भी जोड़ लें, लेकिन उसको मौसम का भी तो एक माहौल है वहां पर। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें भी भले ही वो सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन वो किसके साथ, किससे ओवरलैप कर रही हैं, किससे अपना अंतर संबंध स्थापित कर रही हैं? प्राकृतिक विरासत से अपना संबंध स्थापित कर रही हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं, आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं ना? जी सर। तो क्लियर हो रही है ये बातें जो मैं बता रहा हूं? तो मैंने क्या बताया, देखिए प्राकृतिक विरासत में अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमको प्राकृतिक विरासत में बताना है नदी, मौसम, अब ये कैसे बने इसका हमको क्या पता। लेकिन हम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक विरासत अपने आप में इंपॉर्टेंस तो रखती है, लेकिन उसकी एक और इंपॉर्टेंस है कि जो सांस्कृतिक विरासत भारत में, भारतीय संस्कृति में डेवलप हुई है, उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो किससे रिलेट करती हैं, जो किससे ओवरलैप करती हैं, जिसका अंतर संबंध, इंटर कनेक्शन किसके साथ है? प्रकृति के साथ है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीजों के साथ। ठीक, क्लियर? तो जो मैंने बताया सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो क्या कोई इस बात को समराइज कर सकता है अपने शब्दों में? अभिषेक जी सुन रहे हैं मेरी आवाज? हाँ सर सुन रहा हूँ। तो इसको समराइज कर सकते हैं आप? हाँ सर कर सकता हूँ। हाँ बताइए, सुनो सब लोग। सर बेसिकली आपने ये बताया कि ऐसे इंडियन हेरिटेज, तो हेरिटेज है क्या हमारे लिए? हेरिटेज वो चीजें हैं जो हमको पूर्वजों से या फिर किसी प्रगति से प्राप्त हुई है, एज अ धरोहर है किसी बहुत लंबे टाइम से। हम्म बट वो विरासत जब कहलाएगी जब वो एक इम्पोर्टेंस रखती होगी किसी एक हम्म पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, किसी नेशन के लिए। हम्म उसके बाद हेरिटेज में जाओगे तो नेचुरल कल्चर, टू टाइप्स ऑफ हेरिटेज है। नेचुरल में हम्म वो है जो कि हमको मतलब मैन मेड नहीं है, उसमें हम्म सारी चीजें आपके मिनरल्स, वाटर्स, हम्म फाउंटेन्स, नेचर, हम्म ये सब। हम्म एंड कल्चर में जाएंगे तो दे आर टू टाइप, हम्म, इंटेंजिबल एंड टेंजिबल। इंटेंजिबल ठीक आर है। दोस्त जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम्म, और टेंजिबल आर दोस्त जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। हाँ और नेचुरल हेरिटेज की वजह से ही हमारे पास कल्चर हेरिटेज है, ये हमने लास्ट में समराइज किया, क्योंकि हाँ कल्चर हेरिटेज जो भी हमारे पास उदय हुआ है हाँ, वो नेचुरल हेरिटेज से कहीं ना कहीं प्रेरित होके हुआ है। अगर ठीक है। नेचुरल चीजें नहीं होती तो हम उनको प्रेरित करके चीजें कर ही नहीं पाते। ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स हैं इसमें बहुत सारे, आपके फेस्टिवल्स हाँ और आपकी रात जो आपने बताई गाने के लिए मौसम के हिसाब से, हाँ एंड सो ऑन, को जैसे पूजा पाठ की चीज है, ये सब चीजें सर। हाँ, बस इतना ही है सर समझाया इसके ठीक लिए। है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो सभी लोग बिल्कुल क्लियर हैं इस बात पे? तो आगे बढ़े फिर। अब आते हैं हम लोग कल्चरल हेरिटेज पे, सांस्कृतिक विरासत पे। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि सांस्कृतिक विरासत बेसिकली होती क्या है ना? तो बस अब ये बताना केवल एक फॉर्मेलिटी है। और क्योंकि जैसा हम लोगों ने देखा कि जो सांस्कृतिक विरासत है वो बेसिकली कैसी होगी, वो बेसिकली मैन मेड होती है। सांस्कृतिक विरासत बेसिकली क्या है? मैन मेड होती है। और अगर वो मैन मेड है तो वो तभी डेवलप होगी जब किसी भी पर्सन के पास उसको बनाने की क्या होगी? स्किल होगी। ठीक, यानी कि जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हम अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो कल्चरल हेरिटेज या जो सांस्कृतिक विरासत है वो मनुष्य योग्यता एवं कलात्मक प्रतिभा, योग्यता मतलब उसकी क्वालिटी, और कलात्मक प्रतिभा यानी कि जो आर्टिस्टिक उसके अंदर जो स्किल है उसके बल पर की गई रचनाएं। ठीक, तो
और ये जो है वो रिजल्ट है, परिणाम है, किसका परिणाम है? सांस्कृतिक, धार्मिक, एक्सेट्रा परंपराओं का परिणाम होती है। ये अब दो टाइप्स की होती हैं, जैसा हम लोगों ने अभी देखा, मूर्त यानी कि टैंजिबल, अमूर्त यानी कि इनटैंजिबल। मूर्त होती हैं और अमूर्त होती हैं। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो मूर्त सांस्कृतिक विरासत है, तो मैंने भी बताया था कि विरासत का मतलब है जो पुराना हो, जो प्राचीन हो। तो मूर्त जो विरासत है उसको हम बोल सकते हैं पुरातात्विक भी। पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज भी बोल सकते हैं। तो पुरातात्विक विरासत के बारे में अगर सवाल कभी आता है तो उसका कुछ और मतलब नहीं है, वो आपसे मूर्त यानी कि टैंजिबल सांस्कृतिक विरासत के बारे में ही पूछ रहा है, उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो ये दोनों एक ही चीजें हैं। इसमें बेसिकली क्योंकि ये मूर्त है तो इसमें कैसी चीजें आती हैं? फिजिकल यानी कि भौतिक संरचनाएं, फिजिकल स्ट्रक्चर्स या वस्तुएं आती हैं। जैसे सिक्के आ सकते हैं, जैसे कोई भवन या बिल्डिंग आ सकती है। भवन हमारे पास कोई किला हो सकता है, कोई महल हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है, ठीक है, कोई अभिलेख हो सकता है, कोई मूर्ति हो सकती है। तो ये सभी हमारे पास क्या है? जैसे अशोक के जो पिलर्स हैं वो क्या है? वो हमारे पास टैंजिबल यानी कि मूर्त विरासत में आ जाते हैं, क्योंकि वो फिजिकल है, भौतिक संरचना है। तो ये सिक्के, भवन, कोई इंस्क्रिप्शन मिल जाता है, कोई आर्कियोलॉजिकल कोई 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 भवन मिल जाता है, कहीं पर किसी नए शहर की खोज हो जाती है, जैसे हड़प्पा की खोज हो गई। ठीक है, ये सब चीजें क्या है? क्योंकि फिजिकल रूप में है, भौतिक संरचनाएं, इसलिए पुरातात्विक या टैंजिबल सांस्कृतिक विरासत की कैटेगरी में आती है। अमूर्त वो होती हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, नॉन फिजिकल, जैसे भाषा हो गई, लोगों का रहन सहन हो गया, लोगों की जीवन शैली हो गई, ठीक है, रीति रिवाज हो गए, त्योहार हो गया, कोई नृत्य हो गया, कोई संगीत हो गया, ऐसे ही बहुत सारी चीजें। ये सभी चीजें जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त में आती हैं। ठीक, और ये जो चीज है, धर्म हो गया, दर्शन वगैरह हो गया, ये जो चीज है, ये चीजें आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ हमारी जो संस्कृति है उसको दिखाती है दुनिया को कि हमारी संस्कृति में क्या क्या गुण है, क्या क्या चीजें शामिल है। ठीक, तो ये हमारी संस्कृति का रूप, एक रंगीन रूप दिखाती है, हमारी संस्कृति के अलग अलग रूपों को जाहिर करती हैं। ठीक है, हमारी संस्कृति को बनाती है, इंक्लूसिव बनाती हैं ये सब चीजें। ठीक, तो अगर हम बात करें संस्कृत भाषा को, पाली भाषा को, प्राकृत भाषा को, तमिल, तेलुगु, हिंदी, उर्दू, ये सब क्या है? ये सब भाषाएं हमारी अमूर्त या इंटेंजिबल विरासत के रूप में सामने आती हैं। ठीक, और ये बेसिकली इनको हम जीवंत सांस्कृतिक विरासत भी कहते हैं। तो ये तो पुरातात्विक है और इनको हम क्या बोलते हैं? जीवंत सांस्कृतिक विरासत, जीवंत सांस्कृतिक विरासत बोलते हैं। तो ये दो टाइप्स हो गए हमारे पास, मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के। अब अगली चीज हम लोग आते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरकार इस विरासत का जो कंजर्वेशन है वो करना हमारे लिए क्यों जरूरी है।
हमारा संविधान भी कहता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें भी कई सारे आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, और उसमें कहा गया है कि भाई ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी रक्षा करें। और डीपीएसपी में हमारे पास जो सेंटर है, जो जो सरकार है, राज्य है, स्टेट है, उसको ये बोला गया है कि वो ऐसे नियम बनाएगी, ऐसे प्रयास करेगी जिससे कि जो भारत की जो सामसिक संस्कृति है, जो विरासत है, वो विरासत जो है वो संरक्षित रहे। आर्टिकल 51 ए में बोला गया है। ठीक है, अच्छा चलिए अगर हम लोग अपनी बात करें आगे, तो आखिरकार विरासत का संरक्षण क्यों जरूरी होता है। तो इतनी बातें हम लोग समझ चुके हैं, क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि क्यों करना है इनका संरक्षण। टूट रहे हैं, टूटने दीजिए, नष्ट हो रहे हैं, नष्ट होने दीजिए, क्यों बचा के रखें इनको हम। तो बचा के इसलिए रखें क्योंकि मैंने क्या बताया, ये हमारी पहचान है। क्या है, पहचान है। ये पहचान हमारी व्यक्तिगत पहचान हो सकती है, हमारे समाज की पहचान हो सकती है, हमारे समुदाय की पहचान हो सकती है, या हमारे राष्ट्र की पहचान हो सकती है। तो इसलिए इनका विरासत का संरक्षण जो है वो जरूरी है। तो हेडिंग क्या हो गई कि विरासत का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो पहली चीज, विरासत जो है हमारी राष्ट्रीय पहचान है। हम राष्ट्रीय विरासतों की अगर बात करें, इसलिए उनका संरक्षण किया जाना जरूरी है। इसके अलावा ये जो विरासत है, ये देश, देश के लोगों, समाज, समुदाय को जीवंत रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। तो इसलिए इनका संरक्षण क्या है, जरूरी है। ये उनको गौरव प्रदान करती है। ताजमहल हमारे लिए गौरव का विषय है या नहीं है? ठीक है। और जो भी चीज हमको गौरव प्रदान करे, जो भी चीज हमको प्राउड फील करवाए, उसका हमें संरक्षण करना चाहिए। जो भी चीज हमारे समाज को जोड़ने का काम करे, उसका हमको संरक्षण करना चाहिए। तो जो ये त्योहार है, ये जो मेले हैं, ये त्योहार और मेले लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे के साथ साझा अनुभव प्रदान करने का काम करते हैं। इसलिए इनका जो संरक्षण है वो जरूरी होता है। तो दो चीजें हो गई कि इस वजह से इनका जो संरक्षण है वो जरूरी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ पारंपरिक कलाएं हैं हमारे देश में, कुछ पारंपरिक उत्पाद है हमारे देश में। इन पारंपरिक कलाओं को, ये भी तो विरासत है, पारंपरिक कलाएं, पारंपरिक उत्पाद एक्सेट्रा जो भी हैं, इनको अगर हम संरक्षण देंगे तभी इनका अस्तित्व बना रहेगा। अदरवाइज ये क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। हम देखते हैं कि हमारे देश में कई सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वाले बहुत ही कम लोग बचे हैं। अभी 3-4 महीने पहले पेपर में एक आर्टिकल था, उसमें बताया गया था कि एक कोई भाषा है छत्तीसगढ़ इलाके में, उसको बोलने वाले केवल और केवल 2 लोग बचे हैं, एक पति और उसकी पत्नी। और उस भाषा को उनके अलावा कोई और बोल नहीं सकता। और सबसे खास बात है, उस भाषा की लिपि नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है। तो उस भाषा की क्योंकि लिपि नहीं और बोलने वाले केवल 2 लोग बचे हैं, तो अगर वो 2 लोग खत्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भाषा लुप्त हो जाएगी कि नहीं लुप्त हो जाएगी। और अगर वो भाषा लुप्त हो जाती है तो उस भाषा के लुप्त होने से हमारे देश की एक सांस्कृतिक विरासत खत्म हो जाएगी कि नहीं खत्म हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसने प्रयास किए हैं कि उस भाषा को बनाए रखा जाए, जीवंत रखा जाए, लेकिन वो सरकार बहुत देर से जागी और बड़ा मुश्किल है कि अब वो भाषा बचेगी। ठीक है, तो अगर समय रहते कदम उठा लिए जाते और उस भाषा के संरक्षण के उपाय कर लिए जाते तो एक भाषा लुप्त होने से बच सकती थी।
तो अगर हम इन पारंपरिक कलाओं, उत्पादों, भाषाओं वगैरह को संरक्षण नहीं देंगे तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और ये लुप्त हो जाएंगी। बहुत सारी कलाएं ऐसी हैं जो समय के साथ साथ लुप्त होने की कगार पे पहुंच चुकी हैं, लेकिन समय आने पर कुछ लोगों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, सरकारों के द्वारा चेत जाने पर उनको बढ़ावा देने की कोशिश की गई, जिससे वो आज अपना अस्तित्व बना कर रखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, नौटंकी एक कला है उत्तर प्रदेश की, बीच में ये लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन बाद में उसको प्रोत्साहन दिया गया तो ये अभी बनी हुई है। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं, कठपुतली है, सरकार के द्वारा इसको प्रोत्साहन दिया जाता है। तो ये सब चीजें क्या, अभी आप लोगों ने देखा जीआई टैग वाला सिस्टम शुरू किया गया है। ये जीआई टैग वाला क्या है कि अगर कोई चीज कहीं की पहचान है तो उसको मान्यता दी जाए और उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जाए, जिससे कि उसका अस्तित्व बना रहे और जिस जगह की वो पहचान है वो पहचान वहां की स्थापित रहे, बनी रहे। इसीलिए ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग बनाया गया और दिया जाता है। इसका एक उद्देश्य ये भी है, ठीक है। ऐसे ही अगर जो हम यहाँ पर पारंपरिक उत्पादों की बात कर रहे हैं, अगर इनको संरक्षण दिया जाएगा तो इनको संरक्षण देने से इनके साथ इनमें जुड़े लोगों की जो आजीविका है, ये आजीविका भी क्या रहेगी, बनी रहेगी, ठीक है। तो वो आजीविका भी बनी रहे, इसके लिए भी उनका संरक्षण करना जरूरी है, प्लस वो चीज खत्म ना हो पाए इसके लिए भी उसका संरक्षण करना जरूरी है। और एक बहुत बड़ी चीज जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत योगदान देती है, वो भी हमारी इन जो विरासत है उनसे जुड़ी हुई है, और वो चीज क्या है, पर्यटन, टूरिज्म। बहुत सारे लोग इंडिया इसी उद्देश्य से आते हैं कि वो यहाँ की उन इमारतों को देख सकें जो हमारे लिए विरासत के रूप में आज मौजूद है, वो चाहे ताजमहल हो या कोई और जगह हो, लाल किला हो या कोई और जगह हो। तो जो हमारा एक पर्यटन उद्योग है जो कि इतना बड़ा है, वो भी बेसिकली अगर कहा जाए तो कोई एक अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो ये है कि हम इन विरासतों की वजह से ही अपने इस पर्यटन को आज बनाकर रखे हुए हैं। अदरवाइज कौन हमारे देश में आएगा अगर ये विरासतें समाप्त हो जाएं तो, ठीक। इन विरासतों की वजह से ही जो पर्यटक हैं वो हमारे देश की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमारे देश में आते हैं, और उनके देश में आने की वजह से हमारे देश का बहुत सारे लोगों की आजीविका चलती है, हमारे देश में फॉरेन करेंसी आती है, और पर्यटन एक उद्योग के रूप में हमारे देश में डेवलप हो पाया है, जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाखों लोग अपनी जो आजीविका है वो चला पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। और केवल विदेशी पर्यटक ही नहीं, भारत के जो डोमेस्टिक जो टूरिस्ट है वो भी एक जगह से दूसरी जगह इसीलिए मूव करते हैं कि वो देख सकें। साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया में आते हैं इन सब चीजों को देखने के लिए, नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया जाते हैं वहां की सांस्कृतिक विरासतों को देखने के लिए, मीनाक्षी टेम्पल को देखने के लिए, कन्याकुमारी जाते हैं देखने के लिए इन सब चीजों को। इससे क्या होता है, जब एक रीजन के लोग दूसरे रीजन की तरफ जाएंगे जो ज्योग्राफिकली, रेशियली और बहुत सारी कल्चरली एक दूसरे से अलग हैं, और जब यहाँ के लोग एक दूसरे के पास जाएंगे तो इनके कल्चर्स का इंटरेक्शन होता है, और इस इंटरेक्शन की वजह से एकीकरण की भावना जन्म लेती है। तो ये हमारे देश के एकीकरण के लिए भी जरूरी है। अगर हम इनको खत्म कर देंगे, इनके संरक्षण पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट की एक वजह खत्म हो जाएगी, और एकीकरण की जो भावना हमारे देश में उस भावना को भी ठेस पहुंचेगी। तो ये जो चीजें हैं, ये जो कारण है, इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी विरासतों का संरक्षण करें और उनको कंजर्व करके रखें, उनको नुकसान ना पहुंचने दें, उनको बना के रखें। कोई समस्या? तो ये जो बात है ये आपको क्लियर हुई? कोई समराइज करेगा इसको, जो मैंने अभी बताया कि संरक्षण क्यों जरूरी है? वैशाली जी आवाज सुन रही है मेरी? वैशाली जी? यस सर। हाँ, सुनी पूरी बात आपने? जी सर, सुनिए। समझ में आ गया आपको? ये सर समझ में आया है सर। हमारे विरासत का संरक्षण इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये हमारे भारत की राष्ट्रीय पहचान है। तो जो
जो समाज और समुदाय को जीवित रखता है, एक दूसरे को ये एक आपस में एक संगठित करके रखती है, जोड़ के रखती है, जिससे हमें अपने आप में एक गौरव मतलब गौरव मिलता है कि हाँ मतलब प्राउड फील होता है कि हमारे भारत की विरासत है। तो और अगर हम इसका संरक्षण करेंगे तो इस हाँ जी। है। अगर इसका हम लोग ने बहुत पहले, अगर वहाँ की जो राज्य सरकार ने पहले ध्यान दिया होता तो हम लोग इस कार्य को बचा सकते थे। जिस प्रकार से आपने बताया कि उत्तर प्रदेश की नौटंकी कला, कठपुतली कला को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अदरवाइज ये भी एक तरह से विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएंगी। इसी को देखते हुए हम लोग जैसे कि जो जीआई टैग, ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग को एक नया इनिशिएटिव है जिसकी मतलब वजह से उस जगह की जो स्पेशल जो उत्पाद होते हैं उनको एक नई पहचान मिलती है। तो सर ये भी मतलब एक संरक्षण करने का एक जरूरी है। और पर्यटन एक टूरिज्म हो गया। अगर एक तरह के लोग एक जगह के लोग दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वहां की क्या विरासत है क्या नहीं है। भारत के बाहर भी लोग देखने आते हैं और इसी तरीके से हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका भी प्रचार प्रसार हो रहा है। और एक इससे क्या होता है सर, एकीकरण की भावना उत्पन्न हो जाती है। सर ठीक बस इतना ही मतलब समझ में आया। ठीक है, बाकी सभी लोगों को क्लियर है ना? कोई डाउट किसी के मन में? नो सर। ठीक है, तो इसके पॉइंट बना लेंगे ना आप लोग? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर विरासत का संरक्षण, कंजर्वेशन क्यों जरूरी है ये हम लोगों ने समझ लिया, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, लेकिन कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो आसानी से हो जाए। ठीक है, हर चीज में कहीं ना कहीं कोई हर्डल्स आते हैं, कहीं ना कहीं कोई बॉटलनेक्स डेवलप हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आ जाती है। ठीक, जिनको हम चैलेंजेस के रूप में जानते हैं, चुनौतियों के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ चुनौतियां हैं जो रोड़े अटकाती हैं इनके कंजर्वेशन में। ठीक है, इनको बचाने का, इनका कंजर्व करने में क्या क्या समस्याएं हमारे सामने हैं, क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, उन पर भी हमको देखना है। तो एक सवाल इस पर यह भी बन जाता है कि विरासत के संरक्षण के में जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक, मैं बेसिकली ये जो क्लास अभी चल रही है इसमें मैं लिखवा कम रहा हूँ, बोल ज्यादा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? रिप्रोड्यूस कर लेंगे ना इसको? जी सर। ठीक है, अब यहाँ पर जो चैलेंजेस है वो चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां, किसकी चुनौतियां? हेरिटेज के कंजर्वेशन के लिए के सामने आने वाले चैलेंजेस, विरासत के संरक्षण के रास्ते में आने वाली चुनौतियां। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली अगर हम लोग देखें तो विरासत को संरक्षण के लिए प्रयास तो किए जाते हैं, लेकिन अक्सर वो जो प्रयास हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, उनके रास्ते में समस्याएं आती हैं। ये समस्या क्या है? तो उनकी समस्याएं बेसिकली क्या हैं? सबसे बड़ी चीज ये है कि हम इनके विकास के लिए, इनके संरक्षण के लिए जो योजनाएं बनाते हैं, इन योजनाओं को अक्सर प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, जिनकी वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। तो इसके लिए रास्ता क्या है कि इनका प्रॉपरली फॉलो अप किया जाए, देखा जाए कि जो भी योजनाएं बन रही हैं उन योजनाओं को प्रॉपर जमीन पर जाके उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इनका प्रॉपर एक स्क्रूटनी होते रहना चाहिए कि भाई ये योजना की गई थी, एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए कि भाई ये योजना आज लागू हुई है तो हम 1 साल के बाद देखेंगे कि इसका क्या असर पड़ा है, कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, संरक्षण के लेवल पर हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तो अगर स्क्रूटनाइज करते रहेंगे, जो भी यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है जब अगर वो स्क्रूटनाइज करेगी, नजर रखेगी, तो जो इसको जमीन पर इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं उन पर एक दबाव पड़ेगा और ये योजनाएं प्रॉपर तरीके से फॉलो हो सकेंगी और रिजल्ट निकल सकेगा। लेकिन चुनौतियां फिर भी हैं कि ये योजनाएं प्रॉपर फॉलो नहीं की जाती हैं अक्सर। खास तौर से अगर हम लोग देखें तो जो हमारी प्राकृतिक विरासत है,
जो नेचुरल हेरिटेज है, जैसे समुद्र, वन, खनिज, जो वन्य जीव हैं, इनका बेसिकली क्या होता है, दुरुपयोग होता है। ठीक है, इनका लगातार दुरुपयोग होता है। समुद्र में अगर हम लोग देखें, नदियों में अगर हम लोग देखें, नदियां प्रदूषण की वजह से, गंदा पानी बहाना, शहर का कचरा शहर के नालों को इसमें डाल देना, ठीक, शव बहाना। खैर अब तो शव बहाने को एक ऑफेंस बना दिया गया, तो बहुत ज्यादा नहीं बहते, लेकिन फिर भी लोग चोरी छुपे बहा ही देते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये क्या कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। वन्य जीवों का शिकार करना, वन्य जीवों की पोचिंग करना, वन्य जीवों की तस्करी करना, खनिजों की तस्करी करना, खनिजों का अवैध खनन करना, या सही से प्रॉपर मैनेजमेंट के बिना उसको खनिज का किसी का खनन करना वगैरह, ये सब क्या है, ये सब इनके दुरुपयोग हैं जो इन चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे ये नेचुरल हेरिटेज क्या करती है, मतलब निगेटिवली अफेक्ट होती है, निगेटिवली इंपैक्ट होती है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो विलुप्त हो गए, जिनका अस्तित्व ही दुनिया में नहीं बचा। जैसे अगर हम देखें तो तस्मानियन टाइगर था, एक जीव था तस्मानियन टाइगर, खत्म हो गया दुनिया से, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। एक पक्षी था, उसका नाम था डोडो, अस्तित्व समाप्त हो गया है। चीता भारत से लुप्त हो गया था। हाँ, ये अब एक अलग बात है कि भारत की सरकार अब उसको दूसरे देशों से लाके अपने देश में उसकी जो प्रजाति है उसको बढ़ाने का काम कर रही है। कहाँ पर लाके रखा गया है इन चीतों को? सर मध्य प्रदेश के कूनो कूनो नेशनल पार्क में। और कहाँ से लाए गए हैं? सर साउथ अफ्रीका और अफ्रीका और साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया नामीबिया से, है ना। तो अगर भारत सरकार उस समय इनके अवैध शिकार वगैरह पर, इनके जो प्राकृतिक आवास हैं उनकी कटाई वगैरह पर, उनके उनके डिस्ट्रक्शन पर ध्यान देती, तो ये आज काम न करना पड़ता, और ये जो जानवर चीता जो विलुप्त हो गया था भारत से, वो विलुप्त ना होता। और ऐसे डोडो पक्षी और तस्मानियन टाइगर भारत में नहीं पाए जाते, लेकिन जहां पर भी पाए जाते हैं तो ये प्राकृतिक विरासत, अगर इन पर ध्यान दिया जाता तो इनका विलुप्तीकरण ना होता। ऐसे ही बहुत सारी प्राकृतिक वनस्पतियां भी विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्ति के कगार पर हैं। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इनका दुरुपयोग किया गया, इन पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया। आज भी अगर हम लोग देखें तो अगर हम खाद्यान्नों को ही देखें तो आज हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं, है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं, हाइब्रिड क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं। हाइब्रिड क्रॉप्स की तरफ जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो देसी उत्पाद है, जैसे एक देसी टमाटर होता था, ठीक है, उसका उत्पादन अब लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। हाइब्रिड टमाटर उगाते हैं, क्यों? क्योंकि एक तो वो जल्दी खराब नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं लगते, बीमारियां कम लगती हैं, कम मेहनत पे अधिक उत्पादन देता है। इस वजह से वो जो प्राकृतिक एक देसी जो उत्पाद था, देसी वो जो खाद्यान्न था, देसी वो जो फल था, या जो टमाटर या जो भी चीज हो सकती है, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं इसके, वो क्या हो गया? वो विलुप्त हो गया। और ये विलुप्त और होता जाएगा अगर हम उनके संरक्षण पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो सरकार को क्या करना चाहिए था कि इन चीजों को प्रोत्साहित तो करते, लेकिन जो नेटिव ब्रीड है, जो वो देसी टमाटर है जो प्राकृतिक रूप से हमारे यहाँ होता था, अगर उस पर ध्यान दे देते तो वो भी विलुप्त ना होता, वो भी बना रहता, या विलुप्त के कगार पर एटलीस्ट ना पहुंचता। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी दुरुपयोग ही है। ठीक, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो और भी बॉटल नेक्स हैं, जैसे अगर और भी चुनौतियां हैं, जैसे वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है। इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी, इस ग्लोबलाइजेशन ने, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न करी हैं हमारी विरासत के लिए।
इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, और हम जानते हैं कि इसका असर बहुत सारी चीजों पर पड़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरल रीफ्स। क्या ये हमारी विरासत नहीं है? ये हमारी विरासत है। बहुत सारे ग्लेशियर्स पिघल गए हैं या पिघल रहे हैं, और न जाने कितने ऐसे होंगे जिनका अस्तित्व ही खत्म हो गया होगा। तो वो क्या, जो ग्लेशियर्स हैं वो भी तो एक प्राकृतिक विरासत है। तो जो ग्लोबलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण है, इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है वो भी हमारी विरासत को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी प्राकृतिक विरासत को नुकसान पहुंचा रहा है। हम लोगों ने देखा कि कुछ समय पहले तक ताजमहल का जो रंग था वो सफेद से बदलकर क्या होने लगा था, पीला। पीला होने लगा था। क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। ताजमहल और आगरा के आसपास की जो इंडस्ट्रीज थी, उन इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो धुआं था उसने वहां की हवा को प्रदूषित कर दिया था, और उनमें उस हवा में जो केमिकल्स थे, उन केमिकल्स ने वहां के जो ताजमहल के पत्थर है उसको पीला करना शुरू कर दिया, और उसका जो रंग है वो फीका पड़ना शुरू हो गया था। हाँ, बाद में सरकार ने बहुत सारे काम किए, उसके ताजमहल के आसपास का जो ताज कॉरिडोर है वो बनाया, और वहां पर जो धुएं वाले वाहन है उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी, आसपास के इलाकों से इंडस्ट्रीज को शिफ्ट किया, लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ना था वो इम्पैक्ट तो पड़ चुका। ठीक। और फिर दूसरे केमिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके उसके उस रंग को वापस लाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी ताजमहल का वो रूप, वो रंग आज तक वापस नहीं आ पाया जो उसका ओरिजिनल रंग था। आज भी वो फेडेड दिखता है, उतना सफेद जितना था वो नहीं हो पाया, क्योंकि उसको हम नुकसान पहुंचा चुके हैं। और ये किस वजह से हुआ? इसी ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह से होने वाले की वजह से होने वाले प्रदूषण के कारण ये हुआ। ठीक है, तो ये और चुनौती एक हो गई हमारे सामने। इसके अलावा पर्यटन, जो हम देख रहे हैं कि पर्यटन एक वजह है, जो पर्यटन एक सोर्स है इनकम का, और उस पर्यटन का सोर्स क्या है? सांस्कृतिक विरासतें। उनको देखने के लिए ही लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन इस पर्यटन की वजह से भी जो ये विरासतें हैं, ये जो हेरिटेजेस है, उनको नुकसान पहुंचता है। हम लोग अभी केदारनाथ वाला केस आपके सामने है ही, है ना? केदारनाथ में क्या हो रहा है? लोग पहुंच रहे हैं, उनका जो उद्देश्य है वो धर्म नहीं है, उनका उद्देश्य दर्शन नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य वहां पर जाकर उत्पात मचाना है। उनका उद्देश्य है वहां पर जाके एक तरीके से टूरिज्म करना। जिस उद्देश्य के लिए वहां पर जाना होता है उस उद्देश्य से वो नहीं जा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और दुनिया भर के फालतू काम वहां पर कर रहे हैं। तो पर्यटन भी एक तरीके से हेरिटेजेस को नुकसान पहुंचाता है, अगर जो टूरिज्म है वो कैसा हो जाए? अनरेगुलेटेड हो जाए, अनियंत्रित हो जाए। तो ये टूरिज्म भी क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। लोग पहाड़ों पर जाते हैं टूरिज्म करने के लिए, पहाड़ हमारी नेचुरल एक विरासत है, वहां पर जाते हैं, वहां पर प्लास्टिक पॉल्यूशन फैलाते हैं, वहां पर गंदगी फैलाते हैं। अभी रिसेंटली हिंदू में एक आर्टिकल आया था जिसका नाम था पहाड़ों पर प्लास्टिक का अंबार। तो ये जो प्लास्टिक पहाड़ों पर जा रही है, क्या ये वहां के इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा रही है? क्या ये वहां पर जो 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 एक पहाड़ के एक रूप में एक नेचुरल हेरिटेज हमारे सामने, उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही? बिल्कुल पहुंचा रही है। पर्यटक जब ऐसी जगहों पर जाते हैं तो वहां पर पर्यटकों की वजह से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। हम लोग अभी देखते हैं कि लद्दाख लद्दाख में पानी की कमी है, और लद्दाख में जब पर्यटक जाते हैं तो जो नॉर्मल लद्दाखी वहां पर जितना पानी यूज करता है, एक पर्यटक उससे 3 से 4 गुना ज्यादा पानी वहां पर यूज करता है, जिससे पानी की किल्लत वहां पर हो रही है। इसके अलावा पर्यटक जब ज्यादा वहां पर जाएंगे, गाड़ियां जब ज्यादा वहां पर जाएंगी, तो जाहिर सी बात है वहां का जो एनवायरमेंट है, वहां का जो मौसम है, उस पर असर पड़ेगा। कुछ साल पहले तक लद्दाख का टेम्परेचर जितना रहता था, उस टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हुई है, और लद्दाखियों के अनुसार ये वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि टूरिज्म बढ़ा है। टूरिस्ट अब ज्यादा आने लगे हैं, तो लद्दाख से एक मांग ये भी उठ रही है कि टूरिस्टों की संख्या को रेगुलेट किया जाए। ठीक है, तो जो टूरिज्म है ये भी अनरेगुलेटेड जब हो जाता है तो इन नेचुरल हेरिटेजेस को, कल्चरल हेरिटेजेस को नुकसान पहुंचाता है।
कल्चरल हेरिटेज को नुकसान कैसे पहुंचाता है। आपने देखा होगा अक्सर लोग जाते हैं किसी भी कल्चरल हेरिटेज पे, जाके वहां पर नाम लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वहां पर थूकना शुरू कर देते हैं, ठीक, निशान बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो चीज आप कर रहे हैं, ये चीज कर करके आप क्या कर रहे हैं, उस कल्चरल हेरिटेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दीवारों पर नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है, जहां पर नहीं जाना चाहिए वहां पर आप चले जा रहे हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, इसका रिसेंट एग्जांपल भूटान है। भूटान में पहले इंडियंस के आने जाने पर कोई रोक नहीं थी, वीजा फ्री एंट्री पहले भी थी, वीजा फ्री एंट्री आज भी है, लेकिन भूटान ने भारत से आने वाले लोगों के ऊपर एक टैक्स लगा दिया है, जिसको हमें पे करना होता है भूटान में जाने पर। मेरे ख्याल से 1200-1300 रुपया रोज का एक पर्सन का है, जो कि पहले नहीं था। और ये क्यों हुआ, क्योंकि जो भारत के टूरिस्ट वहां पर जाते थे, वो वहां पर जो उनके बुद्धिस्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको वो लोग पूज्य मानते हैं, जिनकी वो लोग इज्जत करते हैं, जो उनके धार्मिक विश्वासों से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर जूते लेकर पैर लेकर चढ़ के बैठ जाते थे। और इन सब चीजों को बचाने के लिए फिर उसने इसको रेगुलेट किया और ये कहा कि अब कोई भी टूरिस्ट अगर इंडिया से आएगा तो उसको 1200 रुपए के आसपास टैक्स पे करना पड़ेगा रोज का, प्लस उसको मिनिमम 3 स्टार होटल में रुकना जरूरी है, प्लस अपने साथ उसको एक गाइड रखना कंपलसरी है। ये गाइड रखना कंपलसरी क्यों कर दिया गया, क्योंकि वो किसी भी तरीके से भूटान के उस हेरिटेज को नुकसान ना पहुंचा सके और गाइड उसको सुपरवाइज करता रहे। तो ऐसा ही कुछ भारत में भी होना चाहिए उन हेरिटेज साइट्स के लिए जिन हेरिटेज साइट्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिन हेरिटेज साइट पर जाके लोग नाम लिख देते हैं और उन पर तोड़फोड़ जैसे काम भी करते हैं। कुछ ऐसा ही अपनाया जाना चाहिए। मतलब क्या है कि टूरिज्म जब अनरेगुलेटेड हो जाता है तो वो भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, कोई डाउट यहां तक? तो ये कुछ चुनौतियां हैं, जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं हेरिटेजेस के कंजर्वेशन में। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। ठीक है, तो इतना हम लोग रखते हैं आज का। और आप लोग लिखिएगा, मैंने भी पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से लिख के भेजिए कि इनके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। या क्या उपाय किए गए हैं सरकार द्वारा और हम लोगों द्वारा। सरकार तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक कि उसे जनता का साथ ना मिले। ठीक है, क्लियर? तो ये लिखिएगा, लिख के भेजिएगा। इतना रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं कल। चलिए, गुड नाइट।